हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के ऊपर। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन। बहुत ही पावन अवसर के रूप में आप लोग हम मिल रहे हैं ऑन दिस चैनल। आप सभी को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस और आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही सुखमय रहे, ऐसी हमारी बहुत सारी शुभेच्छाएं। आज 25 दिसंबर के दिन एक और दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विसेज एंड द सिविल सर्विसेज हिस्ट्री। दैट इज द लेगेसी डे ऑफ गुड गवर्नेंस डे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग गुड गवर्नेंस दिन का भी आज सेलिब्रेशन करते हैं। गुड गवर्नेंस डे की इंपॉर्टेंस ये है कि आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी बर्थडे है। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर 1924 का ये दिन था जहां ग्वालियर के अंदर उनका जन्म होता है। और वहां से ही वी विल कम टू नो कि हम एक ऐसे स्टेट्समैन की जो कहेंगे कि लीडरशिप जो है, क्वालिटीज है, वो निकल के आएगी। और धीरे 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 करके एक प्रधानमंत्री के रूप में एक नहीं दो नहीं पर तीन तीन दफा जब उन्होंने सत्ता ग्रहण की, तो कैसे एक उदाहरण बताया और उदाहरण के स्वरूप में भारतीय लोगों को एक दिशा दिखाई। एक ऐसा भारत जो 1990s के अंदर बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस से जूझ रहा था। एक ऐसा भारत जहां 1990s में एलपीजी के बाद भारत के अंदर जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज थी वो क्लियर नहीं हो रही थी। एक ऐसा भारत जहां वी विल फाइंड कि फॉरेन के सैंक्शंस हो रहे थे और जो आज की तारीख में आत्मनिर्भरता की हम लोग बात करते हैं, उसकी कल्पना करना भी उस दौर में बहुत ही मुश्किल था। इस दौर में भारत को लीड करना, भारत को एक दिशा दिखाना और भारतीयों के रूप में एक विश्वास जगाना कि भाई हम होंगे कामयाब। आज उसी स्टेट्समैन की जयंती के रूप में हम लोग आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गुड गवर्नेंस डे का क्विज। शाम को 8 बजे, यस 8 पीएम ऑन दी एप्लीकेशन अनअकैडमी। आपको ये फ्री क्विज है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल होगी। साथों के साथ हो हम आज इस स्टेट्समेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी जरूर से। जी हाँ दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की थी। इस सीरीज में भारत के जितने भी स्टेट्समैन लीडर्स हो चुके हैं, वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो या लीडर्स हो जैसे वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वैसे ही गांधी जी। और आज हम लोग बात कर रहे हैं वाजपेयी जी के ऊपर। हम चर्चा करेंगे वाजपेयी जी की लाइफ के बारे में। हम बात करेंगे एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल कितना सफल रहा है। आज जो हमें सेल्फ रिलायंस देखने को मिलती है, एजुकेशन में ग्रोथ देखने को मिलता है, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के देन के कारण है। ऐसा मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं होगा। कारण ये है कि भारत के अंदर की जो पूरी की पूरी आर्थिक गति जो है, जो इकोनॉमिक मोमेंटम हमें मिला है, वो इन्हीं के ही कार्यकाल के अंदर मिला था। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा। प्राइम मिनिस्टर एक नहीं दो नहीं पर तीन तीन दफा प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्य रहा है। इसके सिवाय प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नेशनल मूवमेंट से लेके अर्ली पॉलिटिकल लाइफ भी कैसी थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इनके संबंध एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत की तब की सरकारों के साथ कैसे रहे थे, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं ऑन द अनस्टॉपेबल चैनल। हम शुरू करते हैं आज अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में और अतः से लेके इति तक, 1924 से लेके 2018 तक के उनका जो जीवन का कार्यकाल था, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए उनके जीवनी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इसकी लिंक अवेलेबल है, ये कोड यूज कर सकते हैं पीएन लाइव। खास करके हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आप में से जो भी विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा मेंस की एग्जाम आपने क्लियर की है और आपको यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल आया है, आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी जुड़िए, आपको बड़ा लाभ होगा। खैर चलते हैं आगे और वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका जीवन और किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी एक अटल, मैं कहूंगा कि शासक के रूप में या प्रशासक के रूप में निकल के आए हैं सर। ठीक है, तो देखिए कि 1925 का दौर था, 1920s का ये दौर था। उनका जन्म ग्वालियर के अंदर होता है। 1920-24 के दशक के अंदर भारत की आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी आ चुके थे, क्रांतिकारियों का उदय हो चुका था। और इसी दौर के अंदर अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था की भी स्थापना की थी। ये वही आरएसएस है जिसके प्रचारक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी अपना एक सामाजिक कार्यकर और राजकीय कार्यकर के रूप में अपना जो कार्यकाल है वो शुरू करेंगे। खैर जब वाजपेयी जी का जन्म हुआ तब तो आरएसएस का भी स्थापना नहीं हुआ था, उनके एक साल के बाद आरएसएस की स्थापना हुई।
बट बैकग्राउंड इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इस दौर के अंदर भारत की जो आज़ादी का आंदोलन था, वो बड़ी डामाडोल स्थिति से निकल रहा था। स्थिति ऐसी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी तो ख़ैर बहुत ही यंग थे, बट जैसे-जैसे वो बड़े होंगे वैसे-वैसे उनकी जो लाइफ़ है वो धीरे-धीरे नेशनल इश्यूज़ की तरफ मोल्ड होती रहेगी। बैकग्राउंड में फादर एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, ग्वालियर के अंदर ही थे और उनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ। ग्वालियर के पास एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ पे उनका पूरा जीवन कटा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्वालियर से ही उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। थोड़े समय तक आगे जाएँगे एंड देन वी विल कम टू नो कि उज्जैन और उज्जैन से लेके वी विल कम टू नो कि महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर भी उनकी एजुकेशन खत्म होगी। इस तरह से वी विल कम टू नो कि वाजपेयी जी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, खास करके हिंदी और संस्कृत के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं और अपने जीवन के जो इनिशियली कुछ साल थे उन्होंने ग्वालियर और यूपी के आजू-बाजू में बिताए। खास करके उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी, वो हमें पता चलता है कि कानपुर में होगी। कानपुर, जहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर एमए किया था। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी विषय को घोल के पी गए और इसी विषय का उपयोग करते हुए अपनी एक स्टेट्समैन की जो छवि है उन्होंने बरकरार रखी और इसी विषय के सिद्धांतों के थ्रू भारत के ऊपर एक ऐसा शासन किया जिसे राजधर्म के रूप में मैं कहूँगा तो कम नहीं होगा। ख़ैर, तो इस तरह से इनकी पूरी जर्नी रही है कृष्णा बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी। वी विल कम टू नो कि इनके फादर-मदर का नाम आपको देखने को मिल जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर इनकी एजुकेशन होती है। उसके बाद उज्जैन में कॉलेज और उसके बाद वी विल कम टू नो कि ग्वालियर के अंदर एंड फाइनली वी विल कम टू नो कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कानपुर से किया। ख़ैर ये तो 1930 से 40 तक का ये दौर था, 1940s तक का। क्योंकि इनका जन्म 1924 के अंदर हुआ था, 25 दिसंबर 1924 के दिन आपको मिलेगा। बात आगे चली और 1940s के अंदर ही जैसे-जैसे वो बड़े होते गए, वैसे-वैसे इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल मूवमेंट में जॉइन करने की शुरुआत कर दी। 1940 का दौर वाजपेयी जी के लिए बड़ा ही मैं कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ के अंदर। एक तो आरएसएस जैसी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गुरु हेडगेवर और बाकी सारे जितने भी उनके प्रचारक थे या काइंड ऑफ वीएलसी की लीडरशिप थी, वो चाहती थी कि भारत का यूथ जो है वो नेशनल सर्विस के अंदर आए। बेसिकली या राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए और जो ब्रिटिश राज है उसके सामने संघर्ष करने की जो परिभाषा है, उसको एक नई दिशा दिखाए। इस तरह से आरएसएस के अंदर उनकी इनिशियली जॉइनिंग होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस दौर के अंदर भारत में आरएसएस की तरफ से काफ़ी जगह के ऊपर प्रचारक के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने ही वी विल सी कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी उस दौर के अंदर एक्सप्लॉइट किया था, काइंड ऑफ उनको देखा था और उनको ये चीज़ समझ में आई थी कि भई वाजपेयी जी के अंदर बहुत ही तेज है, उनके अंदर बहुत ही शक्ति है, ऊर्जा है, उसका उपयोग राष्ट्रवाद और नेशन बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं। 1940 के दशक में इनिशियली इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई। ये एक्टिविटीज़ में एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सबको जानकारी होगी कि 8 अगस्त 1942 के दिन, है ना, 8 या 9 अगस्त 1942 के दिन गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये वो मूवमेंट था जिसके आधार के ऊपर अंग्रेजों को कहा गया था हिंद छोड़ो और गांधी तो वहां तक कह दिए थे करो या मरो, डू और डाई सर, ओके। इस बेसिस के रूप में भारत के अलग-अलग विस्तारों में क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर एजिटेशंस हो रहे थे। इसी एजिटेशन के कंटिन्यूटी में अटल बिहारी वाजपेयी को भी अरेस्ट किया गया। खैर इसको लेके काफी लोगों का ये मानना था कि वाजपेयी जी सीधे-सीधे इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि वाजपेयी जी को अरेस्ट ही नहीं किया गया था। खैर वाजपेयी जी को अरेस्ट किया गया था। ऑलमोस्ट 24-25 दिन तक वो जेल में रहते हैं। उन्होंने इसके डिफेंस में ये बताने की कोशिश की थी कि देखो मैं सीधे-सीधे धरने या कोई हिंसा नहीं लगाने गया था। मैं वहाँ प्रोटेस्ट के साइड में खड़ा था। इनडायरेक्टली आई वाज़ पार्ट बट आई वाज़ नॉट डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, ओके। जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि देखो हिंसा मत करना। इस बेसिस के रूप में वाजपेयी जी ने भागीदारी ली थी एक तरह से 24-25 दिन तक इनफैक्ट उनको जेल में रहना पड़ा, फिर वहाँ से बाहर निकल के आएँगे और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर कार्य शुरू करते हैं। तो 1940 के दशक में वाजपेयी जी का जिस तरह से अपना जीवन रहा है, उन्होंने पार्टीशन देखा, उन्होंने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश भारत का बँटवारा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि किस दौर के अंदर भारत गुज़र रहा था, जहाँ रायट्स हो रहे थे, कम्युनलिज़्म अपने पीक के ऊपर था और साथों-साथ भारत में जो तत्कालीन सरकार थी, जो इंडिपेंडेंस के बाद बन के आई थी, नेहरू जी की रेजिम, उसके अंदर भी किस तरह के अलग-अलग प्रकार की घटनाएँ होते हुए सरकार अपने आप को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रही है। तो 1940s के दौर में ही वाजपेयी जी बहुत ही एक्टिव हो चुके थे। ही वाज़ क्वाइट एक्टिव इन द पॉलिटिकल रोल एंड ही वाज़ राइटिंग द न्यूज़पेपर्स अलोंग विथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए कि इस दौर में आरएसएस एक सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रहा था। पार्टीशन में उस टाइम पे जो बँटवारा हुआ उसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी, जान-माल का नुकसान हुआ था, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आए थे भारत के अंदर
उन सबको भी ट्रीट करना था, उनको एक डिग्निफाइड वे के अंदर घर-बार मिल जाए, उनको नौकरी-पेशा मिल जाए, कहीं न कहीं रिहैबिलिटेशन करना है। इन सब में भी कामकाज आरएसएस का था। तो वाजपेयी जी उस पीरियड में ग्राउंड वर्क में बहुत ही इन्वॉल्व थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में और प्रचारक के रूप में, प्रचारक इज़ मोर ऑफ अ लीडरशिप पोजीशन, इनिशियली वो जुड़े थे कार्यकर्ता के रूप में, बट देन ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि प्रचारक के रूप में उनका कार्य चलता रहा सर। खैर, तो इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय के साथ काम किया। दीनदयाल उपाध्याय जी उस पीरियड में संघ के साथ जुड़े हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर भी हम लोग एक आध दिन सेशन लेंगे और एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की जो पूरी सिद्धांत है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उपाध्याय जी के उस दौर में सैकड़ों न्यूज़पेपर्स आया करते थे, जैसे उसमें से एक आप देखोगे पंचजन्य है, स्वदेशी वीर अर्जुन है, राष्ट्र धर्म है, उसके लिए वाजपेयी जी की कलम चलती थी। अगर आपको पता होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कंट्रीब्यूशन ये है कि इनकी राइटिंग और इनकी कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी कोई है, वो है लिटरेचर के अंदर, पोएट्री के अंदर, बुक्स के अंदर से इनकी कहानियाँ बड़ी फेमस है। ये कवि खुद कंट्रीब्यूशन कविताओं के रूप में इन्होंने सैकड़ों चीज़ों को कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से वाजपेयी जी की आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगी राइटिंग के अंदर 1940s के दौर में। तो देश जब बँटवारा हो रहा था तब कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब ये था कि ये दौर के अंदर इनका कोई एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आपको रोल प्ले नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 1940s का जो पहला दौर हम लोग वाजपेयी जी के जीवन के अंदर देखेंगे, व्हेन वी ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एज़ वी कैन से लीडर सर, ठीक है ना, समझे? तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अटल बिहारी वाजपेयी 1920 से लेके, है ना? 1920 से लेके 1940 तक के पीरियड के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 1920 से लेके 1940s तक का, तो पहली चीज़ तो हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि भई इन द 1920s जब से उनका बर्थ हुआ था और 1940s के अंदर जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो उनकी एजुकेशन और एजुकेशन के बाद विल कम टू नो कि थोड़ी बहुत पॉलिटिकल करियर शुरू हो गई थी सर, ओके। ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, पर लिमिटेड बेसिस के रूप में मिलेगी और ग्राउंड वर्क के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था सर, ओके। दूसरी कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की कि दीनदयाल उपाध्याय के साथ उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, उसमें राइटिंग में न्यूज़पेपर्स के अंदर उनका ज़्यादा योगदान था सर, ओके। तो इस तरह से वाजपेयी जी का जो जीवन है, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से लेके बाकी सारे कार्यों में बहुत मिलता है। 1950 का दौर बहुत ही अलग तरह से आपको मिलेगा और 1950s में हमें ये पता चलता है कि भारत की पॉलिटिकल एक्टिविटी में वाजपेयी जी का जो सूर्योदय है वो होने की शुरुआत हो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है 1950 के दौर की। उसको एक-एक करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है सर, ओके। तो आप देखिए कि 1950s के दौर में भारत में पहली लोकसभा का चुनाव होना था, द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। 1947 से 1950 के बीच में हमारी डोमिनियन सरकार हुआ करती थी। डोमिनियन इसके लिए क्योंकि जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए थे, तो उन्होंने पार्टीशन के साथ डोमिनियन को पावर ट्रांसफर करके दिया था। तो नेहरू जी की जो सरकार आज़ादी के बाद इमीडिएटली बन के आई थी, उसके अंदर वी विल फाइंड कि कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे। ज़्यादातर जो लोग थे वो पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड थे। वो जो इनिशियल डोमिनियन गवर्नमेंट जो थी उसमें भी ज़्यादातर लोग इनडायरेक्टली ही थे। तो कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पूर्ण रूप से नहीं थे। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 26 नवंबर 1949 और फाइनली उसको एनफोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950 के दिन, उसके बाद तात्कालिक रूप में भारत में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शंस के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नीड समझ में आई थी और वो नीड थी कि भारत में एक पार्टी का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ से बड़ा मैं कहूँगा कि एक तरह से सिंगल पार्टी रूल के अंदर कन्वर्ज हो जाएगा और इसके कारण डेमोक्रेसी जिसकी इंक्लूसिव होनी चाहिए उतनी हो ना पावे सर, ओके। क्योंकि खाली एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक ही पार्टी मेन स्ट्रीम होगी, तो खैर दूसरी पार्टीज़ थी बट इस तरह से आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ से वाजपेयी जी बिलॉन्ग कर रहे थे, उनके द्वारा वी विल फाइंड कि वी विल सी कि भारतीय जनसंघ का निर्माण किया गया। तो नेहरू की सरकार के अंदर उस टाइम पे तात्कालिक रूप में हमें देखने को मिलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हुआ करते थे, एसपी मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे बहुत ही यंग थे। ही आल्सो बिकेम वन ऑफ द वी कैन से जॉइनिंग मेंबर्स एंड द को-फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द वी कैन से जनसंघ, बीजेएस, भारतीय जनसंघ, जो आज की भारतीय जनता पार्टी यानी कि जिसे हम लोग बीजेपी के रूप में पहचानते हैं, इसका प्रेडिसीसर था, इसका पुराना नाम था। एक्चुअली बीजेपी के 3 नाम हैं इसके पहले। आप देखोगे पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्टी के रूप में वो कन्वर्ट हुआ 1977 में और फाइनली 1980 के बाद वो बीजेपी बन गया, भारतीय जनता पार्टी। ख़ैर मैं आता हूँ उसके ऊपर, बट अभी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जनसंघ के अंदर कार्य करने की शुरुआत करेंगे। ये नई-नई पार्टी थी इस पीरियड के अंदर, जो आरएसएस का एक पॉलिटिकल ऑर्गन के रूप में आपको चीज़ें मिलेगी।
ग्रेजुअल सेंस के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कार्य किया। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 के दौर में नेहरू की सरकार से काफ़ी खफ़ा हो गए थे। खफ़ा होने का कारण था कश्मीर का मुद्दा, और आपको पता होगा कि कश्मीर के मुद्दे को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बड़े चिंतित थे उस दौर के अंदर भी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्लोगन दिया था, एक देश, दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कि देश एक है तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खास करके 35 ए क्यों लेके आना? खास करके कश्मीर के लिए 370 क्यों लेके आना? कश्मीर के लिए 2 फ्लैग, क्योंकि इंडिया का फ्लैग अलग, कश्मीर का फ्लैग अलग। कश्मीर का उस टाइम पे संविधान भी अलग हुआ करता था। आज तो ख़ैर 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनल जजमेंट दे दिया, पर 1950s में तो ये प्रथा ये सिस्टम नहीं हुआ करती थी। तो वाजपेयी जी उसको लिए भी आवाज़ उठाते हैं। वो कहते हैं कि एक देश, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस कैंपेन को लीड कर रहे थे। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 के साल में, अगर आपको पता होगा, तो दिल्ली से he was supposed to go to Srinagar, but then after he goes to Srinagar, he passed away in a kind of a jail kind of a situation. एंड वाजपेयी ही थे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आखिर में स्टेशन तक छोड़ने गए थे उनके पूरे काफिले को। इनफैक्ट वाजपेयी जी ने कंटिन्यू रखा, एक देश, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हमें इसका सॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से वाजपेयी जी ने, वी विल सी, कि भारत के अंदर जो कश्मीर का मुद्दा है, 370 का जो मुद्दा है, वो उस पीरियड के अंदर भी पकड़ के रखा था, पर उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इट इज़ नॉट द टाइम, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू रेज़ द एक्चुअली आर्टिकल 370, अभी धीरे-धीरे करके करेंगे। इनिशियली एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर थे, बट कार्यरत प्रचारक के रूप में थे। इस प्रचारक के रूप में जैसे-जैसे उनका जीवन आगे चलता रहा, जनसंघ के अंदर जुड़े, और फाइनली पार्टी ने डिसाइड किया कि भई यू शुड कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि तुम्हारी ओरेटरी स्किल्स बहुत ही अच्छी है। तुम्हारी बोलने की छटा, तुम जिस तरह से अपने आप को व्यक्त करते हो, तुम्हारी ऑरेटरी स्किल्स, तुम कविताओं के थ्रू अपने आप को व्यक्त करते हो, सरकार के ऊपर जिस तरह से तंज कसते हो, तो डेमोक्रेसी में ऐसे अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है। 1956 में दूसरी लोकसभा के चुनाव हुए 1956 के अंदर। फर्स्ट लोकसभा 1951 से 56 के बीच में थी। सेकंड लोकसभा आप देखोगे 1956 ऑनवर्ड से शुरू हुई। सेकंड लोकसभा के अंदर वाजपेयी जी ने 3 जगह से चुनाव लड़ा था। खैर आज की तारीख में चुनाव लड़ना 2 जगह के ऊपर कैप हो गया है। अगर आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करता है। उस दौर में अलाउ करता था 3 जगहों से। तो वाजपेयी जी ने 3 जगहों से चुनाव लड़ा था। एक बलरामपुर से, एक मथुरा से, एक लखनऊ से। आयरॉनिकली लखनऊ और मथुरा दोनों जगह से चुनाव हार गए। बट एक और तीसरी जगह है जिसका नाम है बलरामपुर से, ठीक है ना, समझे? वहाँ से वो जीत जाते हैं। एंड वी विल कम टू नो कि इस बार जब वो जीते तो संसद में पहुँचे। 1950 का दौर था। नेहरू जी यानी कि पंडित जी बड़े ही प्रिय नेता के रूप में आपको मिलते हैं। संसद के अंदर वाजपेयी जी को सबसे पिछली सीट मिली थी, लास्ट सीट। लास्ट सीट इसके लिए मिली थी क्योंकि जैसे-जैसे आपकी नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती है पार्टी के रूप में, तो आपको एमपी के तौर के रूप में जो संसद में, लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें आगे बैठने का मौका मिलता है। वैसे ही आपकी सीनियरिटी भी मैटर करती है। वाजपेयी जी जनसंघ की तरफ से जो गिने-चुने एमपी चुन के आए थे, उनमें से एक हुआ करते थे। और इसी के कारण वी विल फाइंड कि वाजपेयी जी को बहुत पीछे सीट मिली थी। पर पीछे की मतलब है ना, रो में बैठने के बाद भी लास्ट बेंचर हम लोग कह सकते हैं वाजपेयी जी को। पर उनकी वाक छटा, उनकी जो बोलने की कला थी, सरकार के ऊपर तंज करने की कसा थी, बहुत सारे इश्यूज़ नेहरूवियन गवर्नमेंट उस पीरियड के अंदर फेस कर रही थी। तो वाजपेयी जी की स्पीच को लेके जवाहरलाल नेहरू बड़े चिंतित हो गए थे एक दिन। और जिस तरह से उनके ऊपर तंज कसा जा रहा था, नेहरू जी ने उनको लॉबी में जाते हुए कहा था कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, एंड आई सी अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इन यू। मैं आपके अंदर भविष्य का प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूँ। आप सोच सकते हो कि 1956-57 का ये दौर है दोस्तों। तब नेहरू जी की प्रियता को या नेहरू जी की पॉपुलैरिटी को आप गेज नहीं कर सकते हो, इतनी पॉपुलर जवाहरलाल नेहरू थे। तब जवाहरलाल नेहरू वाजपेयी जी को ये कह रहे हैं कि मुझे आपके अंदर एक भविष्य के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी पॉपुलैरिटी उस पीरियड में वाजपेयी जी के अंदर भी होगी, या वाजपेयी जी की जो बोलने की कला थी, उससे मोटिवेटेड होके जवाहरलाल नेहरू, वी विल सी, कि सरप्राइज़ होके कह रहे थे कि देखो, मुझे आपके अंदर एक भविष्य का प्रधानमंत्री दिख रहा है। तो इस तरह से वाजपेयी जी की इनिशियल इनिंग्स की शुरुआत हुई 1950s और 60s के ट्रांजिशन में। और यहाँ से ही हम लोग को ये देखने को मिला कि वाजपेयी जी अब धीरे-धीरे एक पॉपुलर फेस के रूप में और लीडर के रूप में पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं सर, ओके। तो 1950 के दौर में वी विल फाइंड कि सेकंड लोकसभा के अंदर एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर चुनाव जीतना, और वो भी वी विल सी कि पीएम नेहरू के हाथों रिकॉग्निशन पाना, ये अपने आप में एक उपलब्धि थी, क्योंकि इस दौर के अंदर
वी विल फाइंड कि बहुत ही कम लोग थे जो इतनी वाकछटा के साथ बोल पा रहे थे और सरकार के ऊपर और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे थे। वो सकारात्मक आलोचना कर रहे थे, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे। विपक्ष में थे बाय द वे वाजपेयी सर, ठीक है ना, समझे? जनसंघ उस दौर के अंदर वी विल सी कि विपक्ष की नीतियों को सपोर्ट कर रहा था, ना कि नेहरू की सरकार की जो नीतियाँ जो जो भी रिजीम हुआ करती थी स्टेट की। इस बेसिस के रूप में जब हम लोग वाजपेयी को समझते हैं और वाजपेयी जी को देखते हैं, तो 1950s का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सर, ओके। समय का पहिया आगे गया, 1960 के दशक तक आते-आते समझने की कोशिश करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी अब कैसे अपने जीवन को मोल्ड करेंगे। अब देखिए 1960s के कार्यकाल के अंदर, खास करके 1960s और 1970s का कार्यकाल, ये वो कॉल था जहां वी विल सी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का उदय का पीरियड आ चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा सर, ओके, आइदर ऑफ द पार्टीज के अंदर या आइदर ऑफ द हाउस के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी अब चुन के आएंगे, ये चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है। और इसी के कारण 1960-70 का दौर, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी है, शास्त्री जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इंदिरा गांधी 1966 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनती है। इस दौर में हमें ये पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी टेम्पररी राज्यसभा में भी गए, क्योंकि राज्यसभा में जाने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए 35 इयर्स, वो उन्होंने फाइनली कंप्लीट की 1960s में। उसके बाद उन्होंने सेकंड टाइम वी विल सी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1967 में, अगर आपको पता होगा, 1966-67 के अंदर इलेक्शंस हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री जी, और लोकसभा का भी टेन्योर खत्म हुआ था। तब वाजपेयी जी फिर से बलरामपुर, वही सीट से जहां से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, वहां से संसद सभ्य बने। इसके पहले एक बार लोकसभा गए, बीच में राज्यसभा गए, फिर संसद सभ्य के रूप में लोकसभा के अंदर आए। अब ये जो सेकंड टाइम लोकसभा में उनका टेन्योर रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि एक साइड के ऊपर इंदिरा गांधी है। आपको पता होगा इंदिरा गांधी के लिए उस दौर में कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। मतलब एक दौर ऐसा आया अभी 3-4 साल के बाद 1970s के अंदर, जहां इंदिरा गांधी का दबदबा हो गया। तो इस दौर में वाजपेयी जी का ग्रोथ हुआ एज अ स्टेट्समैन, एज अ पॉलिटिकल लीडर। खास करके संसदीय प्रणाली की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात करेंगे, कैसे गवर्नमेंट को देखना है, कैसे लेजिस्लेचर काम करता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जा सकता है, अलग-अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, उसके सदस्य भी बने, जैसे पब्लिक अकाउंट कमिटी, आपको पता होगा पीएसी, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन नॉर्मली इसके साथ जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट एश्योरेंस की कमिटी है। तो इस तरह से 1960s में उन्होंने काफ़ी कार्य किया सर, ठीक है? और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जनसंघ के लिए ग्राउंड वर्क भी कर रहे थे और दीनदयाल उपाध्याय के साथ काम भी कर रहे थे। खैर दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई 1967 में, 1966 के ट्रांजिशन तक आते-आते, और उसके बाद जनसंघ में एकमेव लीडर के रूप में निकल के आते हैं, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इनफैक्ट जिस पार्टी के साथ उन्होंने ग्राउंड से जुड़ा था 1951-52 में, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं 1968-73 के बीच में। ये वो दौर है, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए, जब भारत में इंदिरा गांधी का जो डोमिनेशन है वो निकल के आया था। क्योंकि 68 से 73 के दौर के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के अंदर भी रिफॉर्म्स कर रही थी, समाजवाद की तरफ यानी कि सोशलिज्म की तरफ भी जा रही थी। साथों के साथों हमें देखने को मिल रहा है कि 71 के अंदर बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें बांग्लादेश का जब फॉर्मेशन हुआ, कंटेम्पररी वे के अंदर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि उस पीरियड में बहुत ही प्रेशर थी सरकार के ऊपर। इस दौर में वाजपेयी जी ग्राउंड वर्क भी कर रहे थे, सरकार की आलोचना भी कर रहे थे, पर जहाँ ज़रूरत होती थी, वहाँ सरकार की सपोर्ट भी कर रहे थे। उनका बड़ा क्लियर कट मानना था, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर कट था कि हम यहाँ सरकार के साथ में हैं, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ पे। पर जहाँ-जहाँ हमें लग रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, सरकार कहीं-कहीं पे फॉल्ट पे है, तो हम उनका विरोध भी करेंगे। इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि 1970s में इंदिरा गांधी की जब वी विल सी की क्राइसिस चल रही थी, और 70-71 के अंदर इंदिरा गांधी वी विल सी कि फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आई, क्योंकि उन्होंने लोकसभा डिसॉल्व की थी बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इश्यूज एंड द नेशनलाइजेशन। तब वाजपेयी जी फिर अपनी सीट बदल देते हैं। तो 2 दफा उन्होंने बलरामपुर से चुनाव लड़ा था, एक दफा राज्यसभा इसके पहले गए थे। 71 के बाद वो चले गए लखनऊ, वही लखनऊ जहां अगर आप समझने की कोशिश करिए, फिर वो थ्रू आउट वहाँ से ही चुनाव लड़ते रहेंगे। ही विल बी कीपिंग ऑन फाइटिंग फ्रॉम द लखनऊ सीट, है ना, समझे? इट इज़ ट्रेडिशनली सीन एज़ अ सीट ऑफ लोकसभा, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि परमानेंटली फिर वाजपेयी जी ऑलमोस्ट वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं।
71 का ये दौर था लोकसभा के एमपी के रूप में, सॉरी ग्वालियर थे, फिर उसके बाद लखनऊ गए, सॉरी माय बैड सर, ठीक है ना, समझे। लखनऊ में अभी थोड़ा टाइम है, 91 के बाद जाते हैं, अभी तो ग्वालियर जाएंगे, सॉरी। तो बलरामपुर से वो फिर ग्वालियर चले जाते हैं, थोड़े ग्वालियर उनका होम टाउन भी है, मैंने आपको बताया सर, ओके। तो 71 लखनऊ 90s में जाता है ना, थोड़ा इसको चेंज कर दिया, खैर वहां से सवाल नहीं आएगा। 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने नई लोकसभा के चुनाव कराए थे। इनफैक्ट इस दौर में अगर आपको पता होगा तो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ती है तो इंदिरा गांधी के ऊपर फिर लेटर ऑन बहुत प्रेशर आएगा, और ये प्रेशर था राजनारायण के द्वारा लाया हुआ सर, ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने बेसिकली जब इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था, तो राजनारायण साहब जो उनके विपक्षी कैंडिडेट थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। शी हैज मिसयूज्ड द गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड द मशीनरी फॉर द काइंड ऑफ, है ना, जो इलेक्शन कैंपेन में होता है, और इसके लिए फिर उनको कोर्ट में भी घसड़ के लेके जाएंगे। खैर, 71 की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू अटल बिहारी वाजपेयी। उसके पीछे का कारण ये था कि 71 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई, तो वाजपेयी जी ने बड़ा क्लियर कट कह दिया था। इनफैक्ट इसके बारे में काफी लोगों का मानना है कि ये वाजपेयी जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी से मतभेद होते हुए भी उनको कह दिया था कि ये तो दुर्गा के रूप में इन्होंने कार्य किया है। खैर, इसको लेके कुछ लोग मानते हैं कि कहा था कि नहीं कहा था। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कहा था कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट नाउ लीड द कंट्री टू द टोटल विक्ट्री ओवर एनिमी। If the government wanted to secure any more powers to handle the situation, this party would not hesitate to accord its fullest cooperation. मतलब जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमसे कोई भी प्रकार का कॉपरेशन चाहते हो, तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, हम उसमें कोई भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। साहब, यही तो खासियत होती है स्टेट्समैन की। कोई भी व्यक्ति, जब हम लोग उनको स्टेट्समैन कहते हैं कि भाई ये तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इनको देश की हित या नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि लगता है, और ये लोगों के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में बहुत सोचते हैं। ये चीज़ वाजपेयी जी ने तब अप्रूव की थी 1970s के अंदर। तो दर्शाता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, विल कम टू नो कि वाजपेयी सपोर्टेड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन द क्राइसिस व्हिच वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट पाकिस्तान। पर यही वाजपेयी, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 1973 तक आते-आते जब इंदिरा गांधी देश को चला नहीं पा रही थी बिकॉज़ ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक इश्यूज, राइजिंग इन्फ्लेशन, तो उस पीरियड में बैलगाड़ी लेके संसद में पहुंच गए थे सर, ओके। आपको ये फोटो बड़ा वायरल दिखेगा, खैर यहाँ पे नहीं डाल पाया हूं मैं, पर आप इंटरनेट के ऊपर देखेगा तो यू विल फाइंड अ फोटो और इमेज ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी कमिंग टू द पार्लियामेंट इन अ बैलगाड़ी सर, है ना, समझे। जस्ट टू सी दी इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, सरकार को दिखाने के लिए। तो इस बेसिस के रूप में वाजपेयी जी बड़े ऑब्जेक्टिव थे। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के ऊपर जब चुनावी धांधली के आरोप लगे, जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन यानी कि संपूर्ण क्रांति का आधार बनाया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया, इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले नेता थे जिनका ये मानना था कि इंदिरा गांधी को रिजाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शी हैज लॉस्ट द मॉरल अपराइट टू रूल एंड कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज शी इज बीन एक्चुअली कन्विक्टेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्योंकि उस टाइम पे लोकसभा के चुनाव जो 71 में हुए थे, मैंने बताया राजनारायण वाला जो केस हुआ था, इसमें वाजपेयी जी बड़े क्लियर थे। तो वाजपेयी जी का स्टैंड सरकार की नीतियों के अगेंस्ट में था, नीतियों के फेवर में भी था। 71 में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जब हमने बांग्लादेश की जब लड़ाई की और अमेरिका का हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था, तब जनसंघ के नेता लोग सरकार के फेवर में आ गए थे। वहां तक फेवर में आए थे कि अमरीकी एम्बेसी को घेराव किया गया था दिल्ली में सर, ठीक है। उसमें जनसंघ की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी थे, और फिर लाल कृष्ण आडवाणी थे, और भी कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ लीडर्स हुआ करते थे। इन सब ने इकट्ठा होके किया था सर, ओके। तो ये दर्शाता है कि इस दौर में इनकी नीतियाँ बड़ी प्रैग्मैटिक हुआ करती थी, और जब इंदिरा गांधी को लगा कि वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएँगी पॉलिटिकली, और 75 के अंदर वी विल फाइंड कि जब उन्होंने इमरजेंसी लागू की, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे बंगलुरु में गए थे। ही हैड गॉन टू बंगलुरु, और वहाँ पे उनको धर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। तो 75 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब फिर से अरेस्ट होते हैं, मतलब एक 42 में क्विट इंडिया के पीरियड में हुए थे, 75 के अंदर वी विल कम टू नो कि यहाँ पे हुए। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक 2 साल की पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुई। वैक्यूम इसके लिए हुई क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स अरेस्ट हो गए थे। इनफैक्ट ही हैड अ ऑप्शन टू गो अंडरग्राउंड। अगर आपको पता होगा 1975-77 के बीच में जब इमरजेंसी लागू हुई, तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ा गया था, राजकीय कैदी कहते हैं हम उनको। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जब पकड़ा गया था, तो उसमें से सैकड़ों कैदी लोग अंडरग्राउंड भी हो गए थे, या सैकड़ों पॉलिटिशियंस अंडरग्राउंड हो गए थे अलग अलग पार्टीज में। जैसे उस टाइम पे आप मोदी साहब को देखोगे जो आज के प्रधानमंत्री है,
वो उस दौर में अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक्टिविस्ट के रूप में चालू रखूँगा क्योंकि आई वांट टू बी कंटिन्यूइंग एंड रेजिस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी। वाजपेयी साहब ने कहा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एज़ अ पॉलिटिकल अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट, ओके, इट्स बेटर आई शुड अरेस्ट, क्योंकि वो सीनियर थे। उनको पता था मैं अरेस्ट होऊँगा तो लोगों के अंदर भी एक हिम्मत आएगी कि देखो ये भाग नहीं गए कहीं पे, ये खड़े हुए हैं। और मोदी जी उस टाइम पे ग्राउंड के कार्यकर्ता थे, ग्राउंड एक्टिविस्ट थे, उनको पता था कि मुझे जाके मैसेज पहुँचाना है अपनी पार्टी का, अपने देश का, अपने लोगों को अल्टीमेटली मोटिवेट करते रहना है। तो इस तरह से कुछ पार्टी लीडर्स अरेस्ट हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। वाजपेयी साहब ने खुद आई आई इनडायरेक्टली अरेस्ट अपने आप को करवाया क्योंकि उन्होंने अपनी लोकेशन बता दी थी कि मैं बैंगलोर में हूँ। ख़ैर बैंगलोर में ही रखेगी, उनको दिल्ली भी नहीं लाया जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम पे उनको अरेस्ट कर देती है, तब की ये बात है। बात आगे चली, 1977 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी की इमरजेंसी उठाई, लिफ्ट कर दी और लोकसभा के चुनाव हुए। इस लोकसभा में इंदिरा गांधी हार जाती है, इलाहाबाद से जो पुश्तैनी सीट से वो चुनाव लड़ी थी। वाजपेयी जी तब वो न्यू दिल्ली चले गए, तो पहले बलरामपुर से फिर ग्वालियर आए, फिर वहाँ से न्यू दिल्ली पहुँच गए। न्यू दिल्ली में तब उन्होंने चुनाव लड़ा था। न्यू दिल्ली इज़ आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीट्स ऑफ द लोकसभा एज़ वेल। इसी दौर में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में वी विल फाइंड कि जनता पार्टी उभर के आई थी। ये जनता पार्टी वाज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें भारतीय जनसंघ भी था और भी बहुत सारी छोटी-बड़ी घटक दलें हुआ करती थी। ये सब इकट्ठे मिलके जनता पार्टी बनाते हैं। मोरारजी देसाई उस पीरियड में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सर, ओके। और ये जो जनता पार्टी थी, मोरारजी देसाई मूल तो कांग्रेस के ही वो काइंड ऑफ है ना ओल्ड लीडर थे, पर वो जनता पार्टी के अंदर आ चुके थे। और वाजपेयी जी उस दौर में सरकार के अंदर वी विल फाइंड कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स बनते हैं। तो 1960s से 70s का जो पीरियड है ना अटल बिहारी वाजपेयी का, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है दोस्तों। क्योंकि इस दौर के अंदर वी विल कम टू नो कि एक व्यक्ति के रूप में जो कार्यरत तो था, पर 1970s के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिली कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब वी विल फाइंड कि अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गए हैं। क्योंकि अभी तक हमें देखने को मिल रहा था कि वो लेजिस्लेचर में काम कर रहे थे, लोकसभा के अंदर काम कर रहे थे, राज्यसभा में एक आध बार आके आ गए थे सर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के रूप में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को हेड करना, या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को हेड करना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम था इस दौर में सर, ठीक है। और वाजपेयी साहब ने बड़ी बेखूबी से ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैं कहूँगा कि वी विल कम टू नो कि लीड किया था और इंडिया के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 1970 का दौर एक तो नॉन अलाइनमेंट का पीरियड था, अगर आपको पता होगा तो सर, ओके। और नॉन अलाइनमेंट की नीति नेहरू जी से चल रही थी क्योंकि इंडिया डिड नॉट वांटेड टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इनटू कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स व्हिच वाज गोइंग ऑन। इनफैक्ट 1977 से 80 के दौर में जब वी विल फाइंड की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में वाजपेयी जी जब नॉन अलाइनमेंट को लीड कर रहे थे, इस दौर में अफ़गानिस्तान की क्राइसिस भी शुरू हो गई थी 79 में ही। 79 में ही ईरान में के अंदर भी आप देखोगे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, शाह पहलवी को जाना पड़ा था, अल ख़ामेनी विल कम टू नो कि सत्ता के ऊपर आते हैं। तो इस तरह से इस दौर में भारत की बड़ी प्रिकेरियस नीति थी। वाजपेयी साहब एक तो ग्लोबल पीस का मैसेज देते हैं, डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, न्यूक्लियराइज़ेशन के अगेंस्ट में स्टैंड लेने की बात करेंगे। और इसी दौर के अंदर अगर आप देखिए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाएँगे सर, ओके। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार सर, ओके, हिंदी भाषा का उपयोग किसी ने किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे सर, ओके। और इसके बाद आप देखिए कंसेक्यूटिव इंडिया के लीडर्स, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हिंदी का उपयोग कर रहे हैं और हिंदी को एक ग्लोबल आउटरीच लैंग्वेज के रूप में आज की तारीख में स्वीकार्यता मिली है। वो कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की इस एफर्ट्स के कारण थी सर, ओके। विदेश मंत्री होने के नाते उन्होंने हिंदी भाषा का उपयोग किया। दूसरी कहानी उनकी चीन के साथ थी 1977-78 में। क्यों? क्योंकि चाइना के लिए हमारी जो पॉलिसीज़ थी 1962 के बाद ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। अगर आपको पता होगा 1962 में नेहरू जी के कार्यकाल में हमारी चीन के साथ लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई के अंदर हम सबको पता है कि इंडिया को काफ़ी दुखद हार झेलनी पड़ी और हमारी टेरिटरी, हमारे रिसोर्सेज़, हमारे सैकड़ों जवान और अधिकारी, सैनिक लोग की भी मृत्यु हो गई सर, ओके। सो इंडिया लॉस्ट, ओके। 62 के बाद इंडिया के साथ चाइना के रिलेशंस बड़े कोल्ड चले गए थे, थॉ में चले, मतलब कुछ रिवाइव नहीं हो रहे थे। वाजपेयी जी ने 1977 में सर, है ना, स्टेट विजिट की पहली बार 1977 में सर, ओके। और स्टेट विजिट के द्वारा ही वांटेड टू रिवाइव द रिलेशंस विद इंडिया एंड चाइना, ही वांटेड टू नॉर्मलाइज, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई थी ना कि यू कैन चेंज योर एनिमीज बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, ओके। आप अपने दुश्मन चेंज कर सकते हो पर अपने बाजू वाले पड़ोसी को कैसे बदल पाओगे? तो द सूनर और लेटर इफ यू विल अडॉप्ट अ क्लियर स्टैंस टुवर्ड्स देम,
यू ट्राई टू एंगेज विद देम, ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदे कारक होगा। ख़ैर इस दौर में वाजपेयी जी की ये विज़िट 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है 77 के अंदर। उसके पीछे का कारण हमें ये देखने को मिला कि वो चाइना के अंदर जाते भी हैं। चाइना के तब के चेयरमैन जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लीडर हुआ करते थे डेंग ज़ाओपिंग, उनको मिलेंगे भी ज़रूर से और बड़ी मतलब वार्म हार्टेडली डेंग ज़ाओपिंग ने उनको स्वागत करके बुलाया और कहा कि भई देखो इंडिया की तरफ से एक नई पहल की जा रही है, तो इवन चाइना उस पीरियड में रिफॉर्म कर रहा था, अगर आपको पता होगा। 78 में वी विल कम टू नो कि डेंग ज़ाओपिंग ने एलपीजी कर दिया था चाइना के अंदर, है ना? तो वो चाइनीज़ लिबरलाइज़ेशन कहते हैं, जिसके कारण चाइना आज का वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में निकल के आया है। वाजपेयी जी तब भी ये सोच रहे थे, मोरारजी भाई की सरकार भी सोच रही थी कि हमें क्या करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओके। खैर 17 साल के, क्योंकि 1962 में 1962 के बाद 17 इयर्स के बाद हमारी बेसिकली ये विजिट हुई थी 79 के अंदर, बट समहाउ इट वाज कट शॉर्ट। उसके पीछे का एक ही कारण था, क्योंकि चाइना ने वियतनाम के ऊपर आक्रमण कर दिया। वाजपेयी जी ने कहा कि देखो डेंग साहब, मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ और आपसे बात करने के लिए आया हूँ, बट आई डू नॉट वांट टू टॉक टू अ एग्रेसर नेशन, क्योंकि आप जो वियतनाम के ऊपर कर रहे हो अभी, यही चीज़ भारत के ऊपर भी हुई थी 1962 के अंदर। तो ही कट शॉर्ट हिज विजिट। बट एक एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के पॉइंट ऑफ से वाजपेयी जी का ये कंट्रीब्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है? तो 1977 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिंदी में एड्रेस करना पहली बार, ये भी एक बहुत लैंडमार्क था। इस प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सैकड़ों बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर वी विल कम टू नो कि ये कार्य किया। तो इस तरह से 1970-80 का दौर वी विल सी कि वाजपेयी जी के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट रहा। जनता पार्टी पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। 1977 से 1980 के बीच में वाजपेयी जी विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत शुरू तो हुए, पर वो 5 साल खुद भी नहीं कंप्लीट कर पाए। कारण ये था कि जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स, सैकड़ों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रीजन्स, करप्शंस और बहुत सारे इश्यूज थे। इस सब के कारण जो पार्टी बहुत सारे पार्टी के संगठन के रूप में बनी थी, वो नहीं चल पाती है। जनता पार्टी के डिसॉल्व होने के कारण वंस अगेन विल कम टू नो कि इंदिरा गांधी फिर से सरकार बनाएगी। वाजपेयी जी 1980s के दौर में वी विल फाइंड कि लोकसभा के जो चुनाव है उसके अंदर दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे एंड ही विल बी कंटिन्यूइंग एज द एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हमें ये चीज देखने को मिलती है सर, गेटिंग ऑफवर्ड, ओके। तो कहानी ये है कि 1980 के दशक में खास करके इंदिरा गांधी और उनके मृत्यु के आगे पीछे के पीरियड के अंदर वाजपेयी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहे। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब ये था कि ही वाज वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू पार्टी, ही वाज वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू रिवाइवल ऑफ जनता पार्टी एंड दी भारतीय जनता पार्टी। एक्चुअली हुआ क्या सर, ओके। 1980 में वी विल सी कि जब इंदिरा गांधी फिर से सत्ता के ऊपर आई और जनता पार्टी टूट जाती है, तो जनसंघ भी पुरानी टूट चुकी थी बाय दैट टाइम। जनसंघ टूटने का मतलब ये था कि अब बेसिकली वो पुरानी वाली जनसंघ बची नहीं है, जिसके अंदर पुराने लीडर्स थे, जो रूट के ऊपर काम कर पाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बाकी और भी लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सबों ने प्लान किया कि भई देखो, हमें फिर से पार्टी को नई तरह से रिवाइव करना पड़ेगा। और फिर जो जनसंघ जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई थी, जनता पार्टी भी टूट गई थी 1980 के बाद, उसको फिर इन्होंने नया नामकरण दिया, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग कहते हैं बीजेपी। तो 1980 के बाद, 1980 के बाद अगर आप देखोगे, तो नाउ द करंट एक्जिस्टिंग बीजेपी जो हम लोग देख रहे हैं, वही बीजेपी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी जाती है। ये इस बीजेपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। बट इस दौर में वी विल कम टू नो कि फिर से इनको रीबिल्ड करनी पड़ती है पार्टी को। रीबिल्ड इसके लिए करनी पड़ी क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप थी, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इनफैक्ट 1980 से 84 के बीच में विल कम टू नो कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब कार्य करेगी, तब जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी उतना फंक्शन नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, इस दौर के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार जाते हैं। मतलब 1984 के इलेक्शंस में राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी। ही गॉट अराउंड 400 सीट्स, ओके, आउट ऑफ 543 इन द लोकसभा। उसके पीछे का एक कारण ये था कि इस दौर के अंदर वी विल कम टू नो कि इंदिरा गांधी का एक सिंपैथी वेव चल रहा था पूरे देश के अंदर कि इंदिरा गांधी को कैसे खालिस्तानी जो आतंकी थे, वो उनके द्वारा उनको मार दिया गया था, उनके ही बॉडीगार्ड्स थे। वो भी आयरनी थी कि इंदिरा गांधी को किसी ने सिक्योरिटी इनपुट भी दिया था कि आपके बॉडीगार्ड्स कुछ रेडिकल लोगों को मिल के आए हैं, उनको हटाना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने तब उनकी फ़ेवर में बात की थी और कहा था कि आरंट वी सेक्युलर
कि हम सेक्युलर नहीं हैं, हमें भरोसा है अपने लोगों के ऊपर। ख़ैर जो हुआ वो बड़ा दुखद था, पर इस दौर में वाजपेयी जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेन्योर मिलेगा, क्योंकि वाजपेयी जी चुनाव हार गए 1984 में। इनफैक्ट बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है 84 के इलेक्शंस में हार्डली 2 सीटें जीत पाती है। दे वर एबल टू विन 2 सीट्स, वन वाज़ फ्रॉम गुजरात, मेहसाणा, एंड आई गेस देयर वाज़ वन मोर सीट समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, वो 2 जीत पाए थे। इसके सिवा कोई भी सीटें नहीं जीत पाती है। तो आप सोच सकते हो कि इस दौर में पार्टी के जो घटक नेता है, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो भी हार गए, वाजपेयी जी भी उसमें थे। तो इस तरह से 1986 के बाद वाजपेयी जी फिर से राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा क्यों? क्योंकि वो सीनियर लीडर थे, तो पार्टीज ने नॉमिनेट किया, अलग अलग पार्ट के कमिटीज के मेंबर बनते हैं। उसके बाद 91 में वो लखनऊ पहुंचे। मैंने बताया कि हमने गलती से 71 बोल दिया था। 91 के बाद ही विल बी कंटिन्यूइंग इन लखनऊ। फिर थ्रू आउट वो लखनऊ सीट से लड़ते रहे सर। ओके, 1991 के बाद विल सी की एमपी के रूप में उन्होंने लखनऊ से कार्यरत किया, और 1991 में ही विल सी कि अ, यहाँ पे हमें पता चलता है कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि 1990-91 के जो इलेक्शंस हो रहे थे, इस दौर में राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी है। ऑलरेडी 2 प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया को इन बिटवीन मिल चुके थे। वीपी सिंह आ चुके हैं सर, है ना, समझे? एंड वी विल कम टू नो कि फिर राजीव गांधी की मृत्यु हुई और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1991 से लेके 1996 तक सर। ओके, इस दौर में हमें इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी की। और वाजपेयी जी फाइनली लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे विपक्ष दल के नेता के रूप में, जिनकी हाईएस्ट सीट होती है संसद में और दे हैव मोर देन 10% ऑफ जिनको एलओपी का स्टेटस दिया जाता है, वो बनते हैं। अब देखिए, ये थे नेता विपक्ष, बट सरकार की नीतियों के विरोध में थे, पर जहां जहां राष्ट्र की बात आएगी वहां सरकार के फेवर में भी खड़े रहेंगे। और इसी का ही एक सर्वोच्च उदाहरण आपको मैं देता हूँ सर, ठीक है? 1993 के आसपास की ये बात है, और यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का एक मसला था सर। ओके, इज़राइल को लेके था और सैकड़ों और भी मुद्दे थे। इन मैटर को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए नरसिम्हा राव ने अपनी पार्टी के कोई नेता या डिप्लोमेट को ना भेजते हुए वाजपेयी जी को कहा कि आप जाके लीड करके आओ। आप देखिए कि उनको इतना ट्रस्ट था अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर कि भई ये व्यक्ति हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्टी के पॉइंट ऑफ से, संसद के पॉइंट ऑफ से। पर देश की और राष्ट्र की बात आएगी तो हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इनका जो योगदान है वो कभी बेसिकली राष्ट्र की नीतियों के विरुद्ध में नहीं जाएगा। तो इस तरह की हेल्दी डेमोक्रेसी का आपको उदाहरण देखने को मिलता है। और इसी बेसिस के रूप में वाजपेयी जी 1991 से 96 के बीच में जब नेता विपक्ष के रूप में कार्यरत थे, तो हमें ये पता चलता है कि काफ़ी ठीक-ठाक कामकाज इनके द्वारा हुआ। अब देखिए, इंटरेस्टिंग कहानी है। 96 में नरसिम्हा राव की बेसिकली टेन्योर खत्म हुई, लोकसभा को डिसॉल्व किया गया और इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शंस में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है, और यही इलेक्शंस 1996 के बाद हमको पता चलता है कि वाजपेयी जी को नई 3 दफ़ा प्रधानमंत्री के बनने का मौका मिलेगा, 3 टाइम्स। ओके ना, समझे? इस तीनों बार प्रधानमंत्री बनने के जो पूरे अवसर थे, इसमें इन्होंने सैकड़ों रिफॉर्म्स किए। इसी रिफॉर्म का परिणाम आज का भारत, हमें जो मजबूत भारत देखने को मिल रहा है, उसका जो ढांचा आपको मजबूत देखने को मिल रहा है, वो बड़ा प्रोमिनेंट था सर, ठीक है ना, समझे? इनफैक्ट ये नरसिम्हा राव के समय पे ही, अगर आपको पता होगा तो 1991 में हमने एलपीजी किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और वाजपेयी जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो नरसिम्हा राव की इन्हीं नीतियों को कंटिन्यू करेंगे और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। तो हुआ क्या कि 1993 के बाद भारत में वी विल सी की पॉलिटिकल चेंज, 96 के बाद पॉलिटिकल चेंज हुआ। और ये चेंज ऐसे हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी तक नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया लास्ट, ठीक है ना, समझे? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो 1970 से 1980 का दौर आया। 1980s के दौर में वी विल फाइंड कि एज़ एन एमपी उन्होंने काम किया। इनफैक्ट बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इसी पीरियड में हुई, क्योंकि जनता पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है। जनसंघ तो कब से गायब हो चुका था, वो वाजपेयी ने ही किया। 1990s में हम लोग देखने की कुछ शुरुआत करेंगे, तो 1993 में एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कार्य किया। और इसी कार्य को करते-करते 1996 की जो नई लोकसभा हुई, 12th लोकसभा थी शायद तक, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, 11वीं या 12वीं, उसमें उनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का। एक्चुअली ये गठबंधन वाली सरकारें थी, इस दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। नरसिम्हा राव को भी अगर आप देखोगे तो नरसिम्हा राव भी
इनफैक्ट है ना कंप्लीट मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। ही वाज हैविंग द सिंगल लार्जेस्ट मैंडेट एट दैट टाइम, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट था। कांग्रेस के पास कुछ 240 के आसपास सीटें थी और बाकी 30-35 इधर-उधर का करके 270 का मार्क क्रॉस किया था आउट ऑफ 543। तो इस तरह से वाजपेयी जी वी विल सी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एक स्टेप आगे जाएँगे और 96 में फाइनली वी विल कम टू नो कि पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं पर 13 दिन तक ही बनेंगे सर, है ना? इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ओके? सुन लीजिए मेरी बात, ओके? वाजपेयी एज़ पीएम सर, है ना? समझे? हम लोग जब वाजपेयी को पीएम के रूप में हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, तो आपको इनके अंदर के ऐसे गुण समझ में आएँगे जो गुण हमको सामान्य जीवन के अंदर या प्रधानमंत्री के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि 3 दफ़ा प्रधानमंत्री बने, 3 में से तीनों बार हम लोग कहेंगे कि सत्ता को सैक्रिफाइस किया, है ना? त्याग दिया है एक तरह से। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि एक बार सत्ता मिलती है तो लोग छोड़ते नहीं हैं। वाजपेयी जी ने वी विल फाइंड कि 1996 में पहली बार, है ना समझे, 1996 में 13 दिन तक प्रधानमंत्री बनते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर के रूप में उनको पीएम बनने का मौका मिला। बट देन वी विल फाइंड कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए और ना ही उनको हॉर्स ट्रेडिंग करने की इच्छा थी। मतलब खरीद-बरोट करते हैं लोग, आपने देखा होगा संसद सभ्यों के अंदर, है ना? वोटिंग के लिए कैश फॉर वोट का कौभांड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। वाजपेयी कह रहे हैं कि हम इससे परे हैं सर, ठीक है ना समझे? उसके बाद 1998 से लेके 1999 तक सर, ओके? 13 महीनों तक, 1 साल और 1 महीने के बीच में वो पीएम बने सर, ठीक है ना समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? इस टाइम पे भी वी विल कम टू नो कि इनके सामने नो कॉन्फिडेंस हुआ और नो कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस तो देखिए साहब, एक वोट के कारण उन्होंने अपनी सरकार घुमा दी। 270 और 269 विपक्षी पार्टीज थी, कांग्रेस और बाकी सारे और भी लोग थे। इन सब ने 269 वी कैन से वाजपेयी जी को 269 एमपीज़ का सपोर्ट था। विपक्ष के पास 270 वोट्स थे। सरकार गिर गई, उन्होंने त्याग कर दिया। एक एमपी को अगर अपने फेवर में लाना था तो कितना टाइम लगता है, आप ही समझ सकते हो कि आज के दौर में और तब के दौर में भी कितना अंतर था सर, ठीक है? उसके बाद 1999 में फिर प्राइम मिनिस्टर बने और 2004 तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करते रहे। इस बार भी अगर आप देखोगे तो करीबन साढ़े 4 साल तक का प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर रहा। 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव जो होने थे वो अक्टूबर-नवंबर 2004 में होने थे, ऑफिशियली 5 साल। बट उन्होंने मई में ही चुनाव करवाया, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और कहा कि हम लोग अर्ली इलेक्शन को पुश करते हैं और इसका कुछ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बट 2004 के बाद वी विल कम टू नो कि वो जब चुनाव हार जाती है, एनडीए और बीजेपी जब चुनाव हारेगी, वाजपेयी साहब ने फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। इसी दौर में भारत का अगर आप देखोगे जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एजुकेशन एस्पेक्ट है, रिफॉर्म्स है, वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे तो 1996 के चुनाव हुए हैं, 1996 के चुनाव हुए। इस चुनाव के अंदर वी विल कम टू नो कि बीजेपी को कुछ 150 प्लस एमपीज़ मिले थे और इसके कारण उनको तब के राष्ट्रपति मोस्ट प्रोबब्ली शंकर दयाल शर्मा साहब थे, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत कीजिए। बट तो ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। इस 13 दिन के अंदर भी उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का कार्यरत करने की शुरुआत की। कंज्यूमर अफेयर्स जो आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपको मिलती है सर, ओके। बट वाजपेयी साहब ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी कंटिन्यूइंग एज़ अ प्राइम मिनिस्टर क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, वी डू नॉट वांट टू इंडल्ज इंटो हॉर्स ट्रेडिंग। हमें एमपीज़ को खरीदना नहीं है, उनको अपने फेवर में नहीं लाना है। अगर उनको हमारे ऊपर विश्वास है, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर विश्वास है तो वो सरकार में आइए, बाहर से सपोर्ट दीजिए। नहीं देना है तो वी आर रिजाइनिंग, वी आर हैप्पी टू रिजाइन सर, ओके। और इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि वो संसद में जाके यही कह रहे हैं कि भई देखो, आप ऑपोजिशन पार्टीज़ को तंज दे रहे थे और कह रहे थे कि वी अश्योर यू दैट व्हाइल यू वांट पावर, वी वांट टू वर्क फॉर दिस कंट्री एंड विल नेवर सिट एंड रेस्ट इन दिस एंडेवर, है ना? कि भई आपको बेसिकली सत्ता चाहिए, हमें तो खाली देश के लिए काम करना है। हम देश के लिए काम करेंगे, आपको जैसा सोचना है सोच लीजिए सर, ओके। तो इस बेसिस के रूप में 96 में वाजपेयी साहब पहली बार पीएम बने। आप देखिए 1956 से 40 साल तक वी विल फाइंड कि लोकसभा में अंदर बार किया इन्होंने। 1984 में तो जो सुनामी आई थी इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद और राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बने थे। इस दौर में तो वी विल सी कि वाजपेयी साहब भी खुद हार जाते हैं पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, विल फाइट, ओके ना समझे। इस बेसिस के रूप में वाजपेयी जी 96 में रिजाइन करते हैं
96 से 98 के बीच में अगर आप देखोगे, तो भारत में 2 प्रधानमंत्री आए। दोनों ने 300 दिन तक शासन किया, जून से लेके अप्रैल 97, अप्रैल से लेके मार्च 98, मतलब 99, 98, 99। एचडी देवेगौड़ा साहब और इंद्र कुमार गुजराल, है ना? इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के कार्यकाल के समय पे वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कार्यरत होते रहे। उन्होंने कहा कि वी वुड बेटर टू बेसिकली इट इज बेटर फॉर अस टू सिट एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, वी विल नेवर इंडल्ज इनटू डर्टी पॉलिटिक्स, we will constructively support the government, will constructively criticize the government if the government is not doing the correct work। अगर सरकार ढंग का काम नहीं कर रही है तो हम बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, तो देखिए आप इतने सालों तक 13 दिन तक ही खाली प्रधानमंत्री बने हैं तो भी इतनी ही रिस्पेक्ट उन्होंने अकॉर्ड की थी। कहने की बात मेरी यह है कि वाजपेयी जी इस 2 साल के अंदर और परिपक्व हुए और 98 तक आते-आते जब भारत के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुए, क्योंकि क्राइसिस इसके लिए हो रहे थे क्योंकि कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं हो रही थी और कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं होने के कारण वी विल फाइंड कि यहाँ बहुत सारी गठबंधन वाली सरकारें चल रही थी जो अलायंस पार्टीज के रूप में, अलायंस पार्टनर्स के रूप में आपको मिलेगी। अलायंस पार्टनर्स के थ्रू वी विल सी कि प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे थे, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग बहुत हो रही थी, पॉलिसीज जिस तरह से बननी चाहिए वैसी नहीं बनेगी, सैकड़ों दिक्कतें आ रही थी। और इसी का ही परिणाम था कि वाजपेयी साहब के कार्यकाल के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो वी विल फाइंड कि एलओपी के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कार्य करना उन्होंने ज़्यादा प्रेफ़र किया, रेदर देन आई वुड से वर्किंग इन द प्राइम मिनिस्टर एंड गेटिंग आर्म ट्विस्टेड एट द हैंड्स ऑफ द अलाइज़, ओके। बात आगे गई 1998 में फिर से सरकार बेसिकली लोकसभा के चुनाव हुए। अब देखिए 91 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 96 में हुए थे, 98 में फिर से हो गए, मतलब 2 साल में फिर से लोकसभा चुनाव। आप देखिए एक लोकसभा चुनाव कराने के कितने खर्चे आते हैं। व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट वन फेसेस ड्यूरिंग इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शंस, ओके। यहाँ 1-1, 2-2 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि व्हाट वर द एक्सपेंसेस दैट वर कमिंग, ओके। 98 में फिर से 12th लोकसभा के चुनाव हुए, इसके पहले 11वीं के थे, उसके पहले 10वीं लोकसभा के थे। और इस दौर में वाजपेयी साहब फिर से लखनऊ से प्राइम मिनिस्टर के रूप में या एमपी के रूप में चुनाव लड़े। फिर से पार्टी ने कहा कि भई आप पीएम बनिए और इस बार 13 महीनों के लिए, 13 मंथ्स के लिए वो बेसिकली एनडीए की सरकार चलाते हैं। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अलायंस ग्रुप था सर, ठीक है, सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी है। इस 13 महीने में वाजपेयी साहब ने इंडिया को बहुत स्टेबल किया, बहुत आगे लेके गए। क्या-क्या कार्य किया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। सबसे पहले था वो था न्यूक्लियराइज़ेशन प्रोग्राम भारत का। आज हम लोग न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। अमेरिका के साथ हमने 1-2-3 एग्रीमेंट किया हुआ है, या अमेरिका ने वी विल फाइंड कि इसके लिए 1-2-3 डील की थी, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को और न्यूक्लियर एक्ट को अमेंड किया। नॉन एनपीटी कंट्री होते हुए भी हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के अंदर मेंबर बनाया गया। उसकी फाउंडेशन और नींव कहीं न कहीं आपको पोखरण 2 से देखने को मिलती है। 11 और 13 मई के दिन भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेस्टिंग को फाइनली कंक्लूड किया। इनफैक्ट न्यूक्लियर ट्रायड को हमने कंप्लीट किया। ट्रायड का मतलब ये था कि हम पानी, अग्नि, ज़मीन हर जगह के ऊपर न्यूक्लियराइज़ेशन को बेसिकली एडजस्ट कर पाते हैं, या वी कैन डिटर आवरसेल्फ, है ना, एज़ अ पार्ट ऑफ डिटरेंस। इनफैक्ट इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी भी इसी दौर के अंदर लागू की थी और कहा था कि भई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हम लोग यूज़ करेंगे। ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी बड़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भारत इस दौर में बड़ा क्लियर कट कह रहा है कि देखो वी डू नॉट वांट टू सी आवरसेल्फ एज़ एन एग्रेसर नेशन, इट इज़ फॉर अ डिटरेंट, ओके ना? म्यूचुअली एश्योर्ड डिटरेंट के पॉइंट ऑफ से हम लोग ये करवा रहे हैं, सर्वाइवल के रूप में करवा रहे हैं। हमें किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है, पर कोई हमें उँगली करेगा तो हम इसका जवाब भी देंगे। इस तरह से भारत की न्यूक्लियराइज़ेशन हुई। ये न्यूक्लियराइज़ेशन के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगवाए। वाजपेयी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम हमारे सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम को पुश करेंगे। वी डू नॉट सी दैट अमेरिका के सैंक्शंस के कारण हम पायमाल होंगे। अब देखिए इस पीरियड में भारत ने नया-नया एलपीजी किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमें इकोनॉमी को पुश करना था, हमें फॉरेन हेल्प चाहिए थी। पर तभी भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा के अमेरिका ने ये प्रूव किया कि ना ही वो किसी का दोस्त है, ना ही वो परमानेंट दुश्मन है। अभी देखिए कि थोड़े टाइम के बाद भारत का दोस्त बन जाएगा। वाजपेयी जी चाहते थे कि हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशन सुधारें। मैंने आपको बताया सर, ओके, कि वाजपेयी ने से 1979 में चाइना के अंदर डिप्लोमेटिक विजिट क्यों की थी? चाइना में विजिट करने का इंटेंशन ही उनका ये था कि चाइनीज़ के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो रिस्टोर किए जाए, है ना? हमारे जो रिलेशंस टूटे हुए थे 1962 के वॉर के बाद,
वही चीज़ उन्होंने पाकिस्तान के साथ की। अब देखिए 1990s के बाद पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे दिया था। पूरी वैली जल रही थी पीओपी की तरफ से और बाकी सारे विस्तार से हमारे साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। वाजपेयी ने कहा कि मिट्टी पाते हैं, हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखते हैं वन लास्ट टाइम और लेट अस सी इसका रिजल्ट क्या आता है। और इस तरह से बहुत ही मैं कहूँगा कि टाइस जो रिस्टोर की गई थी उसमें लाहौर में समिट की उन्होंने और लाहौर में भी बस यात्रा की। अगर आपको पता होगा, भारत का कोई प्रधानमंत्री बस के रास्ते, है ना, समझे कि नहीं समझे, वी विल कम टू नो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलके आया और उसको कह रहा है कि देखो आप भी न्यूक्लियर हो गए, हम भी न्यूक्लियर हो गए, क्योंकि हमने जब पोखरण 2 किया 11 और 13 में 1998 के दिन सर, ठीक है ना समझे? इसी दौर में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये वाजपेयी जी है, ये बाय द वे एपीजे कलाम साहब है। कलाम साहब आपको पता होंगे, तो लेटर ऑन वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। तो उनके ऊपर मैं आता हूँ, आई विल डिस्कस अबाउट देम एज़ वेल सर। खैर, तो हमें क्लैरिटी पता चलती है कि एक साइड के ऊपर पाकिस्तान के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की और प्लान तो इनका यही था कि भई देखिए हम टू नेशन थियरी को तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमें बेसिकली आगे चलना है, इकोनॉमिक टाइज़ को और डीपन करना है, बॉर्डर को धीरे-धीरे खोलना है। पाकिस्तान से एक ही दरख्वास्त की जाती थी कि आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म को रोक दीजिए, इंडिया आपको हर एक प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। पर आप देखिए इनकी गुस्ताखी देखिए सर, ओके। वाजपेयी जी एक साइड के ऊपर लाहौर में समिट करके आए, उसके 3 महीने के बाद मई 1999 में कारगिल वॉर खोल दी गई। आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सेनाएँ एक अनरिटन कन्वेंशन के द्वारा जब भी सर्दियाँ आती थी दिसंबर के आते-आते, नवंबर के आते-आते, फाइनली वी विल कम टू नो कि पहाड़ों से उतर जाती थी। पहाड़ में कारगिल, द्रास और बाकी सारे जो बटालिक का सेक्टर है वो सब, इंक्लूडिंग सियाचिन भी था, पर सियाचिन तो फिर 80s के बाद हमने छोड़ दिया था। मतलब काइंड ऑफ उसको खाली करना बंद कर दिया था। कारगिल में अभी भी ये प्रथा चल रही थी। पाकिस्तानियों ने क्या किया? व्हाट डिड जनरल मुशर्रफ डिड सर, ओके? So he decided to intrude into Indian forces and Indian basically bunkers which were lying in the Indian part of Kashmir. And eventually वाजपेयी जी को बहुत बड़ा एक स्टैब लगा सर, एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि उनके प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो वाजपेयी जी ने कहा कि कोई बात नहीं सर, है ना? हम यहाँ कारगिल की लड़ाई भी लड़ेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला था, हम लोग के पास टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे, अमेरिका हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस दौर में एक सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम की नींव रखी जाती है। ये सेल्फ रिलायंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को पुश करने की नींव भी कहीं न कहीं आप देखोगे तो वाजपेयी साहब के समय पे ही हमें मिलेगी सर, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हम वाजपेयी जी को देखते हैं। ये कारगिल वॉर का फोटो है जब वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर गए थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में लीड करते हुए और समाज को दिखाने के लिए, देश को, सैनिकों का जुत्सा बढ़ाने के लिए कि देखो योर प्राइम मिनिस्टर इज हियर, यू बेटर नीड नॉट वरी, वी विल टेक बैक द कारगिल सर, ओके। इनफैक्ट कारगिल भी उनके स्टेट्समैन का उदाहरण था। ही कुड हैव परस्यूड अक्रॉस द एलओसी, बट वी डिसाइडेड कि भाई देखो लेट अस नॉट इंटरनेशनलाइज द मैटर, लेट अस सॉल्व इट आउट सर, ओके। तो इस तरह से विल कम टू नो कि वाजपेयी जी 13 महीने तक प्राइम मिनिस्टर काम कर ही रहे थे। कारगिल की लड़ाई एक साइड के ऊपर खत्म हो रही है और इसके बैकग्राउंड में हमारे यहाँ फिर से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। आप सोच सकते हो कि भारत एक देश के नाते, एक राष्ट्र के रूप में वी विल सी कि कारगिल की लड़ाई लड़ रहा है, पर हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक और लड़ाई लड़ी जा रही है सरकार। वाजपेयी जी उस दौर में प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य आगे ही बढ़ा रहे थे, तब उनको पता चल रहा है कि उनके सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बिकॉज़ इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उनके पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, है ना? बीजेपी के पास। एनडीए के बहुत सारे अलाइज़ थे, उनमें से एक अलायंस पार्टनर थे साउथ इंडिया से। वो अलायंस पार्टनर ने कहा कि हम अब आपका सपोर्ट खींच देते हैं एंड हम बेसिकली इस बेसिस के रूप में हम आपको मदद नहीं करना चाहते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि वाजपेयी जी सोच रहे हैं कि हम किससे लड़े? हम पाकिस्तान से लड़े या हमारे साथियों से लड़े? हमारे देश के संसद में बैठे हमारे जो मित्र और विपक्ष के दल हैं उनसे लड़े? खैर नसीब की कमनसीबी थी, काइंड ऑफ इट वाज़ अनफॉर्च्यूनेट फॉर द डेस्टिनी इटसेल्फ सर, ओके। और वाजपेयी जी के सामने पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट इसी दौर में हो रही थी ना, मई-जून 1999 में। 28 जुलाई को तो हमने ऑपरेशन विजय या विजय दिवस के रूप में, करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया। तभी उनका अलायंस पार्टनर ने उनका सपोर्ट खींच दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया संसद के अंदर। साहब 269 वोट्स एनडीए को मिलते हैं और उसके सामने ऑपोजिशन पार्टीज़ 270 की मेजॉरिटी लेके बैठी थी, 2 लोग एब्सटेन किए थे टोटल।
आप सोचिए कि एक वोट के कारण वी विल फाइंड कि वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा। संसद में उस दिन तक वहां तक बातें हो चुकी थी कि भाई देखो ये तो सरकार रिजाइन नहीं कर सकती है, ये तो कहीं से भी एक एमपी का तो जुगाड़ कर देंगे, है ना। वी इंडियंस आर वेरी मच जुगाड़ू बाय नेचर, है ना। भारतीयों को कहा जाता है कि हम कुछ भी जुगाड़ कर देते हैं। एमपी का सपोर्ट लेना वी विल फाइंड कि कोई भी तरह से हो सकता था सर, ओके। पर वाजपेयी जी बड़ी नीति में बड़े स्पष्ट थे, है ना। उन्होंने अपने पार्टी के नेता और बाकी सारे लीडर्स को बड़ा क्लियर कट कह दिया था कि भाई देखिए, हम किसी और को जिसको हमारी पॉलिसीज के अंदर विश्वास है वो आके हमें सपोर्ट करे, नहीं है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वी विल रिजाइन, विल बेटर सिट इन द ऑपोजिशन एंड वर्क फॉर द कंट्री सर, ओके। वही कहने की बात की कि वी विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर द कंट्री, विल अश्योर यू दैट वी विल फुलफिल आवर नेशनल ड्यूटी, वी वोंट रेस्ट। मिस्टर स्पीकर, हियर कम्स माय रेजिग्नेशन। स्पीकर महोदय, ये रहा मेरा त्याग पत्र। ये स्पीच है हिंदी के अंदर, आपको समय मिले तो देखिएगा सर, है ना, समझे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है। ये स्पीच दर्शाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी इस दौर के अंदर क्या सोच के आए थे। एक संसद सभ्य की कमी, हम कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक मार्क की कीमत तुम क्या जानो यूपीएससी के एस्पिरेंट साहब, बहुत वैल्यू करता है। आधा-आधा एक-एक मार्क, है ना। एक की क्या वैल्यू है, बोले 1 रुपया ही, है ना। कभी-कभी दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं, 399 की वस्तु होती है, हम 400 रुपए देते हैं, तो 1 रुपया वो वापस नहीं देता दुकानदार। पर 1-1 रुपया करके ऐसे दिन में 100 या 200 कस्टमर उसके पास आते होंगे, उसके पास कितना सेविंग बच जाता होगा, आप सोचिए सर, ओके। वही कहानी यहाँ पे भी थी सर, है ना। वाजपेयी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम पीछे बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, सरकार की नीतियों की फिर हम लोग आलोचना करेंगे, पर कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, पब्लिक के पास जाएँगे, उनको कहेंगे कि आपको हमारा 13 महीने का रिजीम कैसा लगा सर, ओके। इस बेसिस के रूप में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम रिज़ाइन करते हैं। विपक्ष के पास 270 एमपीज़ थे ना, वो साथ में मिलके सरकार बना दे सर, ओके। अब आप देखिए, सरकार गिराने के लिए तो सब के सब दल साथ में आ गए थे। ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज़ केम टुगेदर टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, बट देन वी विल कम टू नो कि जब सरकार बनाने की बात आई तो दे कुड नॉट फॉर्म द मेजॉरिटी। 2 महीने तक राष्ट्रपति महोदय ने राह देखी कि चलो भई आज नहीं तो कल कोई तो कोई मेजॉरिटी में आएगा, कुछ कर देंगे। समहाउ इट कुड नॉट हैपन। वन्स अगेन भारत में इलेक्शंस हुए। आप देखिए 91 से 96 के बीच में स्टेबल 5 साल पूरे सरकार चली। 96 से 98 के बीच में 2 साल में इलेक्शन हुए। 98-99 के बीच में एक और इलेक्शन हुआ। मतलब 91 से 99 के बीच में नहीं-नहीं करके 3-4 इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं भारत के अंदर सर, ओके। एंड इसी ये कंसेक्यूटिव इलेक्शंस में सुबह उठते थे, प्रधानमंत्री बदल जाता था। मैं अपना 90s के दौर को हमेशा याद रखता हूँ। तब धीरे-धीरे सोशल स्टडीज़ और सिविक्स, जिसे समाज विज्ञान का ही एक पार्ट था, वो पढ़ने की शुरुआत की स्कूल के अंदर अभ्यासक्रम में। और हर बार देखता था कि कैसे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रही है, और वाजपेयी जी का दौर भी हमने देखा है कि कैसे उन्होंने रिज़ाइन किया था। ख़ैर, तो 1999 का ये पीरियड था, हमें देखने को मिला कि वाजपेयी जी को रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हँसते-खेलते, कोई बात नहीं, कोला को सरकार बन है ना, आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए सर, ओके। इस वजह के रूप में उन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भई नो पार्टी इज़ हैविंग द मेजॉरिटी, नो वन इज़ एबल टू प्रूव द मेजॉरिटी इन लोकसभा, वी आर हैविंग इलेक्शंस। 99 में वाजपेयी जी अब बहुत ही इंटैक्ट हो चुके थे, उनको पता था कि इस बार तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। एनडीए नाम की जो दल है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके, उसका चेहरे को लेके वाजपेयी जी अपना चेहरे को लेके पब्लिक के पास गए। पब्लिक को भी विश्वास हो गया था कि ये कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग दिस विल हैपन, वी नीड टू ट्रस्ट गवर्नमेंट, ओके ना। हमको एक सरकार को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये दौर खत्म हो गया दोस्तों, कि भाई, है ना, कि हर 2-2 महीने के अंदर सरकारें गिराए और अल्टीमेटली इससे पब्लिक के रिसोर्सेज ही वेस्ट होते हैं। इससे लोगों की जो अपेक्षा है वो भी टूटती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, पॉलिसीज के अंदर कोई भी प्रकार की रिफॉर्म्स नहीं आएगी। 1999 में वी विल फाइंड कि अक्टूबर 1999 के अंदर वाजपेयी जी फिर से चुनाव लड़े, मतलब फिर से इलेक्शंस हुए। मई 2004 में वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य लेंगे सर। इस बार कब लेंगे? थर्ड टाइम। इसके पहले पहली बार बने 13 दिन के लिए। उस टाइम पे कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 13 दिन के अंदर स्थापित की गई थी। आज की तारीख में सबसे विल कम टू नो कि बहुत ही बढ़िया काम करने वाली मिनिस्ट्री है। आप देखिए गवर्नेंस के रिफॉर्म्स उनके समय पे कैसे शुरू हुए। दूसरी बार बने 13 महीनों के लिए, 13 महीने में उन्होंने पोखरण 2 कर दिया, पोखरण 2 में इंडिया को न्यूक्लियराइज़ कर दिया, ट्रायड को कंप्लीट करने की शुरुआत कर दी। रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस से तो भी हेकड़ी ले ली, पाकिस्तान के साथ टाइज़ नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की।
साथों की साथों इंडिजिनस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी शुरू किया, क्योंकि हमने जब न्यूक्लियरेशन किया तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे। सैंक्शंस में हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन रशिया से आने वाला था वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि रशियंस भी नहीं चाहते थे कि एक हद से ज़्यादा हम आगे चले। परिणाम ये हुआ कि एक इंडिजिनस प्रोग्राम को लॉन्च करने का आदेश दिया जाता है, और इस तरह से भारत की जो एक वैज्ञानिक अभिगम था कि हम डिपेंडेंट है, वो धीरे-धीरे टूटेगा और इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होने की इसी दौर में शुरू होगी। तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने, तब इनकी पॉलिसीज़, एजुकेशन, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बदल जाता है। आप देखिए एजुकेशन में क्या दशा थी भारत में, स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो 80% से ज़्यादा लोग स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो कर रहे थे। स्कूल जाते थे, 2-3 साल में छोड़ देते थे। वाजपेयी जी ने कहा कि पढ़ेगा भारत तो ही आगे बढ़ेगा भारत। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। हाँ, सवेरे-सवेरे यारों से मिलने, बन चल के निकले हम, स्कूल चले हम, रुके से ना रुके हम, स्कूल चले हम, सावन सा बरसे हम, बादल सा गरजे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ये कविता वाजपेयी जी ने लिखी थी, सर्व शिक्षा अभियान को पुश करने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपनी हाई स्कूल में हुआ करता था इस दौर में, जस्ट खत्म कर रहा था मेरे स्कूलिंग एजुकेशन को, एंड इसी दौर के अंदर ये रेडियो के ऊपर विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी चैनल के ऊपर बजता था सुबह-सुबह, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ये कविता को सुन के मन प्रफुल्लित हो जाता था, एक नई ऊर्जा आ जाती थी। सर्दियों का टाइम होता था, ऐसा ही दौर था, साइकिल लेके स्कूल जाना, पर यारों से मिलने बन-ठन के निकले हम। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है? तो वाजपेयी जी ने स्कूल चले हम बहुत बढ़िया तो लिखा था सर, ठीक है ना समझे? तो अ, जस्ट अ सेकंड, उसकी लिरिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। याद आ रहा है कि उसको एक बार थोड़ा याद कर ही देते हैं सर, है ना? क्योंकि ये लिरिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। सवेरे-सवेरे यारों से मिलने बन-ठन के निकले हम। सवेरे-सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्ज़ी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। तो आप देखिए तो सही क्या कविता है कि सवेरे-सवेरे यारों से मिलने बन-ठन के निकले हम, सवेरे-सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्ज़ी से चले हम हमारी मर्ज़ी से जा रहे हैं। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ख़ैर इसमें आगे और भी लाइनें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बहुत ही बढ़िया इसके शेर लिखे हैं, और इसी बेसिस के उसकी इसके ऊपर जो जिंगल बनाया गया है, जो ट्यून है, वो तो और इंटरेस्टिंग है। ख़ैर, तो वी विल कम टू नो कि वाजपेयी जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेजुअल सेंस में उनको पता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर करना है। अगर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इनफैक्ट इसी दौर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री की भी स्थापना की जाती है, अगर आपको पता होगा। और एचआरडी जिसे आज की तारीख में हायर एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसको एचआरडी मिनिस्ट्री के रूप में आपको पहचानेंगे। ये वाजपेयी जी का ही देन था, जहाँ उनको लगा कि नहीं, हमें पहले प्राथमिक शिक्षा के ऊपर फोकस करना है। इनफैक्ट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। आर्टिकल 21 ए राइट टू फंडामेंटल राइट के रूप में प्राइमरी एजुकेशन को डालना कोई छोटी-मोटी बात थी। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान को बेसिकली लागू करने के लिए कहा कि भई भारत के अंदर जो ड्रॉप आउट रेशियो है, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, बच्चों को अच्छी खासी शिक्षा मिल पाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, घर के पास मिलना चाहिए। हाँ, कविताओं के थ्रू प्रोत्साहित करना, कोई छोटी बात है। तो इस बेसिस के रूप में भारत की जो आज की हम पढ़ चढ़ के इतना आगे आए, स्कूली शिक्षा के ऊपर इतना प्राधान्य दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन को इतना पुश किया गया, वो कहीं न कहीं वाजपेयी एरा से ये शुरू हुआ। आप देखिए कि किसने सोचा था कि आर्टिकल 21 ए 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 68वां संवैधानिक संशोधन होता है। शायद 68वां ही था, शायद तक यही था नंबर मेरे को जहाँ तक याद है। अमेंडमेंट करवा दिया, बोले नहीं संविधान को बदलो। बदलेंगे, शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में कंसीडर करना चाहिए। एजुकेशन शुड बी कंसिडर्ड एज़ फंडामेंटल राइट्स, तब जाके ही भारत का विकास होगा। तो थर्ड टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके हाथ में सत्ता थी, शक्ति थी, सपोर्ट था, मेजॉरिटी थी। इस बार चिंता नहीं थी कि भई भारत के अंदर जो लोग हैं या काइंड ऑफ जो संसद की जो पद्धति है, पार्टी सिस्टम है,
वो शायद सरकार ना चलने दे। अब वैसा डर नहीं था। इस बेसिस के रूप में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आए, तो आके सैकड़ों कार्य ये करने की कोशिश करेंगे। खैर, तो वाजपेयी जी जब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना सर, ओके ना, समझे? वाजपेयी जी पीएम थर्ड टाइम जब बनेंगे सर, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। अक्टूबर 1999 से लेके वी विल कम टू नो कि मई 2004 तक जब ये पीएम के रूप में कार्यरत रहेंगे, इस दौर में इनको इनिशियली सैकड़ों बार क्राइसिस भी झेलनी पड़ी। इस क्राइसिस में वी विल कम टू नो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर की आलोचना भी होती है। सॉफ्ट पावर इसके लिए क्योंकि इंडिया, अगर आप देखोगे, इस दौर में आतंकवादी प्रवृत्ति से बहुत जूझ रहा था। आईसी 814 नाम की एक हमारी एयरलाइंस का जहाज था जो काठमांडू से, इंडियन एयरलाइंस की जहाज थी, दिल्ली आ रहा था। उसको ये आतंकवादी पकड़ लेते हैं और उसको अमृतसर लेके गए, वहां से फिर दुबई, दुबई में कुछ लोगों को उतार और वहां से अफगानिस्तान लेके गए। कबूल है ना, तालिबान 1.0 तब रूल कर रहा था। इसमें हमें सैकड़ों आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा सर, ओके। ये बहुत बड़ी एक आलोचना थी कि भाई देखो, सॉफ्ट पावर के रूप में वाजपेयी जी का रिजीम नहीं काम कर पाया। इनफैक्ट इस क्राइसिस की सबसे आपको हाइलाइट देखने को मिलती है 2001 के अंदर, वेयर वी विल कम टू नो कि भारत के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया और कहा गया कि भाई देखिए, हम आपकी सर्वोच्च संस्था यानी कि डेमोक्रेसी, द टेम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करेंगे। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ दीजिएगा। इन 2 घटनाओं के बाद वाजपेयी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत करेंगे, तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट थी कि हमें इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। हम एक सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट स्टेट के रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं। और इसी का ही परिणाम था कि भारत में आज़ादी के इतने साल के बाद टेररिज्म को लेके एक परिभाषा बदली और पहली बार अगर आप देखोगे तो पोटा नाम का कानून आया। पोटा इस प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2001 का ये एक्ट था। अगर आप देखें 2001-2002 का, इसको पास करवाने के लिए जॉइंट सेशन रखना पड़ा था संसद में। 450 एमपीज ने फेवर में वोट किया था, तब जाके ये बिल पास हुआ था। भारतीय इतिहास में संसद के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम बार हमें देखने को मिलता है कि जॉइंट सेशन हुए हैं, है ना? आपको पॉलिटी के अंदर सवाल आएगा कि कब-कब जॉइंट सेशन हुए जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ने मिलके जॉइंट वोटिंग किया है ना? क्योंकि मनी बिल के अंदर नॉर्मली जॉइंट सेशंस अवेलेबल नहीं होते हैं, पर कुछ-कुछ बिलों के अंदर अवेलेबल होते हैं, वहां पे जॉइंट सेशन करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर डेडलॉक क्रिएट होता है। ये जॉइंट सेशन की परिभाषा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 2001 के अंदर, वेयर विल कम टू नो कि टेररिज्म को लेके जब डिफाइन करना था, क्योंकि 2 बार टेररिज्म हुए सर, ओके? या 2 बार बड़ी-बड़ी क्राइसिस हमें देखनी पड़ती है। और ये क्राइसिस का परिणाम अल्टीमेटली वी विल सी कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, भारत की सरकार की तरफ से ऑपरेशन पराक्रम की स्थापना करना। खैर, ऑपरेशन पराक्रम में इंडिया पूरी तरह से आर-पार की लड़ाई नहीं करता है पाकिस्तान के साथ, बट वाजपेयी जी बड़े क्लियर हो जाते हैं कि भाई देखो, कानूनी रूप से अगर तुम स्टेट को डिफाई करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कानून में फिट हो जाओगे जो कहीं के नहीं हो। ये वाजपेयी सरकार की ही उपाधि थी और ये वाजपेयी जी के विजन का ही था परिणाम, जहां पोटा नाम के कानून के द्वारा टेररिज्म को कर्ब करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट था जो इस प्रकार की एक्शंस ले रहा था टू बेसिकली स्टॉप, है ना? पीछे यूएपीए जैसे कानून थे, महाराष्ट्र में टाडा था, वैसे ही आपको वी विल सी कि पोटा देखने को मिलता है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ओके। तो भारत में वाजपेयी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तब बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। आईसी 814 बेसिकली इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को ये आतंकवादी लोग उठा के लेके गए, फिर अफगानिस्तान लेके चले गए। हमको आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, कुछ इसमें बहुत जहरीले आतंकवादी थे सर, है ना? इनमें से जब आईसी 814 की नेगोशिएशंस हुई, तब इस दौर में वाजपेयी जी की रिजीम में उस टाइम पे आईबी के डायरेक्टर हुआ करते थे श्री अजीत डोभाल साहब, है ना? ये फोटो है। इनफैक्ट अफगानिस्तान में जब नेगोशिएटर के रूप में वो गए थे, अ, हमारे जो बंधक थे, हाईजैकर्स ने बना के रखा था उनको छुड़वाने के लिए। तो वाजपेयी जी के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में जसवंत सिंह जी थे, वो भी गए थे। एंड इस दौर में ये कहा गया कि भाई देखो, बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, पर धीरे-धीरे करके वाजपेयी जी ने सब कुछ अमेंड करवाया। कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इनफैक्ट फॉरेन पावर्स के रूप में भी हमारी नीतियाँ बदलती हैं। जो पाकिस्तान 1998 के बाद हमारे साथ संघर्ष कर रहा है, या कारगिल की लड़ाई हुई थी, वी विल फाइंड कि अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस डाले थे, चीज़ें बदल गई। 1999 में जब वाजपेयी जी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब तक अमेरिका को भी समझ में आ गया था
कि दिस मैन इज बाउंड टू स्टे इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और वो उनके हिसाब से अब नीतियां बनाने शुरू कर देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1978 के बाद भारत में कभी विजिट नहीं किया था। अमेरिका कोल्ड वॉर में इंडिया को हमेशा देखता था कि हम तो रशिया के या सोवियत संघ के अलाई है। 1999 के बाद पहली बार 2000 के साल में वी विल कम टू नो कि बिल क्लिंटन ने भारत में विजिट किया था। के आर नारायण है, वाजपेयी साहब है सर, ओके। ये दर्शाता है कि वाजपेयी साहब के समय के दौरान में ही एक साइड के ऊपर अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगाए, क्योंकि हमने पोखरण किया था। अमेरिका को पसंद नहीं आया था कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। दूसरा, जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तब अमेरिका को समझ में आ गया कि भाई देखो, सूनर और लेटर वी हैव टू डील विद दिस मैन। जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा होगा, वरना लॉन्ग टर्म में नुकसान है। इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इंडिया के ऊपर 2001 के बाद जब अमेरिका में 9/11 हुआ और जॉर्ज बुश तब भारत के या अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि इंडिया के ऊपर से सैंक्शन हट जाना चाहिए। वो भी वाजपेयी के समय पे हुए। इनफैक्ट इंडिया अमेरिका के बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट हुआ, इसी का ही परिणाम था कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है 2001 के बाद। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया अमेरिका के डील के रूप में कन्वर्ट होगी, जिसे हम लोग 1990 या 2006 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के रूप में पहचानते हैं, जो हुई थी मनमोहन सिंह के समय के दौरान, पर उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं वाजपेयी जी के समय पे लगा दी गई है। इनफैक्ट इस पीरियड में इंडिया रशिया रिलेशंस का भी रिवाइवल होने की शुरुआत हुई। रशिया रिलेशंस क्यों? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का पूरा डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो था सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें रशिया भी एक एक पार्ट था। रशिया सबसे बिगेस्ट पार्टी था सोवियत संघ के अंदर से, और रशिया 10 साल तक इंस्टेबिलिटी से गुजरा। 1990 से लेके 2001 तक आते आते वहां पे एक नए लीडर निकल गए जिनका नाम था व्लादिमीर पुतिन। वही पुतिन जो फाइनली विल सी की इंडिया के साथ फिर से रिलेशंस को रिवाइव करते हैं। इनफैक्ट इसी दौर के अंदर वाजपेयी जी के साथी के रूप में, उनके एक बड़े निकटतम साथी के रूप में निकल के आते हैं मोदी जी, जो इसी दौर में वाजपेयी जी के साथ वी विल फाइंड की विदेश यात्रा पे भी जाएंगे। एंड कुछ समय के बाद इनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था इसी दौर में 2001 के समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कि 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, और भूकंप आने के कारण विल सी की इंडिया की और गुजरात की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसके अंदर काफ़ी सारी अस्थिरता थी। तो फाइनली जो पार्टी सिस्टम है उसने डिसाइड किया कि जो गुजरात के एग्जिस्टिंग सीएम थे केशुभाई पटेल साहब, उनको रिजाइन करके नए लीडर को बिठाया जाए, चीफ मिनिस्टर मोदी जी। तब वी विल फाइंड कि मोदी जी और वाजपेयी जी की निकटता भी आपको देखने को मिल जाती है। खैर, इस तरह से वाजपेयी जी का जो थर्ड टेन्योर है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ये तीसरे टेन्योर में इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस को फिर से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। आप देखिए, वाजपेयी जी हमेशा चाहते थे कि पाकिस्तान को हमारा एक मित्र के रूप में देखा जाए, ना कि दुश्मन के रूप में। इसके लिए 1999 में भी वो लाहौर समिट करके आए, फिर उसके बाद हमें कारगिल मिला। 2001 में वी विल फाइंड कि वाजपेयी जी ने मुशर्रफ को भारत में बुलाया और कहा कि लेट अस टॉक एंड लेट अस सॉल्व द मैटर ऑफ कश्मीर एंड द इंडो पाक रिलेशन शुड गो टू द न्यू हाइट्स। पर अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि आगरा के अंदर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने आके डिस्कशंस किए, अपने 4 पॉइंट के एजेंडा बताए, कभी आगे डिस्कस करेंगे मुशर्रफ ने क्या 4 पॉइंट का एजेंडा बताया था। और उसके बाद विल सी कि भारत के ऊपर पार्लियामेंट्री अटैक हो गए। फिर से एक सवाल आया, क्या भारत एक सॉफ्ट स्टेट है? फिर से एक सवाल आया कि क्या भारत वी विल फाइंड कि अपनी ही पार्लियामेंट को नहीं बचा पा रहा है, सिक्योर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, दिस वाज द प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। ओल्ड पार्लियामेंट है ना, अभी न्यू पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कुछ लोग आके इन्वेड कर गए, है ना? एंड उसके बाद काफी अप्रोर हुआ। ये तो बहुत से भी बड़ा खतरनाक हमला था भारत के ऊपर। नो वन हैड एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा अटैक हो सकता है, और ये चीज बड़ी डेंजरस हुई। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। पराक्रम में मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस थे। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना बॉर्डर्स के ऊपर लेके आए थे। लोगों को लगा आर पार की लड़ाई होगी, पर नहीं हो पाई। पर वाजपेयी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसका भी जवाब देंगे। पोटा के थ्रू दिया। इनफैक्ट वाजपेयी जी 2003 में फिर चाइना विजिट करते हैं। वही चाइना विजिट जिसको लेके 1979 में उन्होंने ड्रॉप किया था, फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इस दौर में तिब्बत को लेके बड़े क्लियर हो गए। चाइना भी विल सी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्किम का मैटर था उसको भी सॉल्व कर देते हैं। सिक्किम का मैटर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमने सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया इंदिरा गांधी के समय पे 1975 में,
तब चाइना थ्रू आउट उसको नहीं मानता गया और चाइना का ये मानना था कि इंडिया ने गलत किया है, गैर-वाजिबी किया है, मतलब काइंड ऑफ इलीगल चीज़ें की है। इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि 1970s के बाद कंटिन्यूअसली ये मुद्दा चलता रहा। पर 2003 में वाजपेयी जी चाइना विजिट जब करके आए, उसके बाद उन्होंने तिब्बत के मैटर के अंदर इंडिया के स्टैंड को क्लियर कर दिया और साथों के साथ चाइना से भी लिखवा दिया कि तुम सिक्किम के मैटर में इंटरफियर नहीं करोगे। नॉर्मलाइजिंग हुआ, इंडिया चाइना ट्रेड बढ़ता है। इसके बाद हमारी चाइनीज़ इकोनॉमी से हमको लाभ होने की शुरुआत हुई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चाइना तब तक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभरना शुरू कर चुका है। 1978 के अंदर वी विल कम टू नो कि चाइना में डेंग जाओपिंग ने रिफॉर्म्स करने शुरू किए थे, जिसे हम लोग कहते हैं एलपीजी ऑफ चाइना। और इसी बेसिस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये समझ में आ रहा था कि मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे मेरे देश को आगे लेके जाने के लिए, वरना बड़ी दिक्कतें होगी। तो जब चाइना विजिट करके आए, तब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और बाकी सारी भी की भी बातें हो रही थी। तो वाजपेयी जी का जो एरा था, इस बेसिस के रूप में हमारी विदेश नीति के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होती है। इनफैक्ट वाजपेयी जी इस दौर में सीएम मोदी को लेके भी काफ़ी चर्चा में थे। 2002 में आपको पता होगा कि गुजरात में राइट्स हुए थे, बड़े दुखद थे, दुर्भाग्यपूर्ण थे और इस दौर में सीएम मोदी के ऊपर बड़ा प्रेशर था, तब वाजपेयी जी ने टिप्पणी भी की थी और कहा था कि द चीफ मिनिस्टर इज़ फॉलोइंग द राज धर्मा and being the ruler of this country we should not discriminate between the people. They should be belonging to any part of the country, any gender, any race, any religion, any background, है ना? हमें उनको उतनी ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। ये राजधर्मा की ये कमेंट उनकी स्टेट्समैन की पॉलिसीज को दर्शाती है। स्टेट्समैन क्यों? क्योंकि एक स्टेट्समैन का कार्य ये है कि एक राजा के रूप में जब वो कार्य कर रहा है, रूलर के रूप में, उसको अपनी प्रजा के रूप में भेद नहीं करना चाहिए। तो इस नीति के थ्रू भारत के अंदर उन्होंने शासन किया। और इसी शासन की परिणाम ये थी कि 1990s में जब बेसिकली भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, कम्युनलिज्म अपने पीक के ऊपर था, लोगों को लग रहा था कि भई एनडीए सरकार के ऊपर आएगी तो वी विल फाइंड कि काइंड ऑफ कम्युनल पॉलिसीज़ आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट कलाम साहब को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति या वी विल फाइंड कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, वो वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही हुए, है ना? 2002 के अंदर। और कहा गया कि भई हम तो चाहते हैं कि इतने पढ़े-लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल जिन्होंने भारत के न्यूक्लियराइज़ेशन हो गया हो, रॉकेट प्रोग्राम हो, साइंटिफिक पॉलिसीज़ ड्राफ्टिंग करने में हेल्प की है, उनको राष्ट्रपति बनाएँगे। तो इस तरह से पीपल्स प्रेसिडेंट हमें कभी मिले हैं। पीपल्स प्रेसिडेंट क्यों कहता हूँ? क्योंकि कलाम साहब इज़ कॉल्ड एज़ द पीपल्स प्रेसिडेंट और पीपल्स प्रेसिडेंट का ही परिणाम था कि कलाम साहब नो डाउट वाज़ अपॉइंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ही हैड वेरी गुड रिलेशंस। बट मेनी अ टाइम्स कलाम साहब को जब लगता था कि वाजपेयी की सरकार या वाजपेयी जी की सरकार वीएलसी की कुछ ऐसे बिल्स पास कर रही है, तो वी विल फाइंड कि उसको मना करने की भी कोशिश करेंगे। खैर वो आगे होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके 2005 में जब एनडीए हट गई थी सर, ओके। बट इस तरह से वाजपेयी जी का एक विजन था जहाँ पीपल्स प्रेसिडेंट को लाया गया। इसके साथ-साथ भारत के अंदर वी विल फाइंड कि सैकड़ों रिफॉर्म्स पास किए गए। ये रिफॉर्म्स में मैंने बताया पोटा जैसा कानून पास करना, खैर पोटा लेटर ऑन रिपील कर दिया गया था। इसके प्रोविजंस को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी जब एनडीए हटी और यूपीए पावर के ऊपर आई। पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जॉइंट सिटिंग के थ्रू हुआ था। भारतीय इतिहास में बहुत ही कम बार जॉइंट सिटिंग के थ्रू बिल पास हुए हैं। इसके पहले और 2-3 इंस्टेंसेस कब हुए थे ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके सिवाय, है ना? तो ये पोटा में करीबन 425 आयेज़ आए थे, फेवर में आए थे और करीबन 290 के आसपास या 295 के आसपास नोज़ थे, जिन्होंने मना किया कि हम पोटा को सपोर्ट नहीं करते हैं। वाजपेयी जी के ही पीरियड में एफआरबीएन नाम का कानून पास हुआ, फाइनेंशियल या फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपको पता होगा कि जिसके थ्रू फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात की गई, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि भारत इस पीरियड में एलपीजी कर रहा था। भारत का जो पूरा नया एक भारत का सपना तैयार हो रहा था और प्लान ये था कि भारत को बुलंदियों के ऊपर लेके जाना है। भारत अपनी बुलंदियों के ऊपर तभी पहुँच पाएगा जब भारत के अंदर फिस्कल प्रूडेंस होगा, खर्चा कम होगी, राज्य सरकारें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगी, बजट को अच्छी तरह से मैनेज करेगी। फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बेसिकली जो एक्सपेंसेस है, वो नॉन कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के रूप में ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो जो बेसिकली आगे जाके इनकम, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में कार्य करे। एफआरबीएम का जो कानून है 2001 के अंदर 2003 में पास किया गया था, वो भी बेसिकली वाजपेयी जी के समय पे ही था। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको मिलते हैं। यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जीएसटी की जो फाउंडेशन
जीएसटी आप सबको पता होगा 2017 में आया, राइट और रॉन्ग सर? ओके, जीएसटी एक्ट तो पास हुआ 2017 में फाइनली, बट जीएसटी का जो कल्पना था वो 2000 की साल का है। असीम दासगुप्ता कमिटी बनती है इन द ईयर 2000। असीम दासगुप्ता बाय द वे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ज्योति बासु जो बंगाल के सीएम थे उनके साथी थे। वाजपेयी जी ने कहा कि आप मिले भरे राजकीय विरोधी हो सकते हो, यू माइट बी माई पॉलिटिकल एनिमी, बट आई डू रिस्पेक्ट योर इंटेलेक्ट एंड आई वॉन्ट यू टू लीड दिस होल कैंपेन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन इंडिया। तो पहले असीम दासगुप्ता की कमेटी बनी, फिर के एम मनी की कमेटी बनती है, फिर चिदम्बरम साहब आए, फिर उसके बाद अमित मित्रा की कमेटी बनी। अमित मित्रा की कमेटी वेलकम टू नो कि जेटली जी ने बनाई थी, उनको हेड किया था जीएसटी के अंदर। पर सबसे पहले असीम दासगुप्ता थे। जीएसटी की कल्पना ही वाजपेयी के समय पे हुई। तो आज हम लोग जो जीएसटी जीएसटी कह रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स, तो वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन इस देश के इंटीग्रेशन के अंदर भी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के अंदर मैंने आपको बताया सर्व शिक्षा अभियान, जहां बोला गया कि भाई भारत सबके लिए पढ़ाई लिखाई की पॉलिसीज बनाएगा, एजुकेशन फॉर ऑल, स्कूली शिक्षा का ढांचा पूरा बदलना चाहिए। 86th अमेंडमेंट हुआ था, मैंने 68 अमेंडमेंट बोल दिया था गलती से। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनके समय पे पास हुआ। भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल 21A, और कहा गया कि 6 टू 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, इन सब के लिए वी विल कम टू नो कि एजुकेशन लेके आएंगे। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन चल के निकले हम, सवेरे सवेरे, है ना, रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, सूरज सा चमके हम, बादल सा गरजे हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम सर, है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि ये वाजपेयी जी ने लिखा, मैंने आपको बताया इसकी कविता बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाजपेयी जी थे जो डेवलपमेंट और इकोनॉमी की बात करते हैं। खैर, ये तो हमने फॉरेन पॉलिसी की बात की। इकोनॉमी और डेवलपमेंट में क्या हुआ? इनके कार्यकाल में 7% से ज्यादा डेवलपमेंट का ग्रोथ आपको मिलता है। 2003 के बाद आप देखोगे कंजिक्यूटिव 2008-9 तक इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो करीबन 7% के आसपास का था। सवाल ये था कि कैसे हो पाया? इनफैक्ट वाजपेयी सी के समय पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपको बहुत मिला। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसके लिए क्योंकि ये वाजपेयी जी का ही रिजीम था जहां हमें ये देखने को मिल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस किया गया। वाजपेयी जी का ये मानना था कि भारत के कुछ विस्तार ऐसे रह गए हैं जो बड़े पिछड़ गए हैं भारत के विकास को लेके, और इसी बेसिस के रूप में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। 2002 के आसपास इन्होंने डोनर नाम के एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, जिसको फाइनली वी विल फाइंड कि मिनिस्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया 2004 तक आते आते। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट विच वाज गिवन अ मिलिट्री स्टेटस इन द ईयर मई 2004, वाजपेयी जी के जाते जाते ही इसको स्टेटस दिया गया था। ये दर्शा रहा है कि भाई देखो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी ये कितने चिंतित थे। आज हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ जो रीजनल डिस्पैरिटी वो कम मिल रही है। इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम जो इंडिया है, जहाँ की जो पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज पहुंच गई, वो सबका सब बेसिकली वाजपेयी के समय पे ही था। क्योंकि मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तब लुकिस्ट पॉलिसी आई थी। लुकिस्ट पॉलिसी को लागू करने के लिए वाजपेयी साहब के समय पे वी विल फाइंड कि ये डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। 2004 से 2014 के बीच में उसके ऊपर काम हुआ। 2014 में एक्टिस्ट पॉलिसी को लागू किया गया जब ये नई सरकार आई पीएम मोदी साहब की, कि कहा कि भाई नहीं देखो, हम चाहते हैं कि पॉलिसीज को और एक्ट किया जाए, अब हम लुक नहीं करना है, एक्ट करना है, लागू करना है। पर वाजपेयी जी का विजन था जहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीस स्टेबिलिटी लाने की बात की गई, वहां आसाम के अंदर बोडोलैंड का एक क्राइसिस चल रहा था, बोडो पीस अकॉर्ड होता है, वहां के सैकड़ों हथियारधारी ग्रुपिंग्स थे, इन्होंने बंदूकें रख दी, कहा कि हम पीस शांति के रूप में काम करेंगे। इसी पीरियड में 7% का ग्रोथ हुआ। भारत में एलपीजी को बढ़ावा दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनती है एक अलग से। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि एलपीजी जब करना था तो एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनमें से सरकार को हटना है, क्योंकि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। सरकार का ये कार्य थोड़ी है कि धंधा चलाना। सरकार बेसिक, क्योंकि अब नया भारत बन रहा है, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, वो बेसिकली इकोनॉमी को चलाएगी, वो इकोनॉमी को पुश करेंगे। और इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि जब वाजपेयी जी आए तभी इनके समय पे डिसइन्वेस्टमेंट मिलिट्री बनती है। ये डिसइन्वेस्टमेंट मिलिट्री आज की तारीख में डीपैम के रूप में पहचानते हैं हम लोग सर, ठीक है ना, समझे? ये डीपैम बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के रूप में कंसीडर किया गया है, उसको पहले डिसइन्वेस्टमेंट मिलिट्री कहते थे।
कहा कि भाई जितने भी लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग जो भी है सर, है ना, समझे, उसमें से धीरे-धीरे सरकार का रोल प्ले कम कर दो, प्राइवेट सेक्टर को दो, एक्सपर्टीज दे दो, तो ही आगे रिफॉर्म्स होगी। और ये शुरू तो नरसिम्हा राव की सरकार ने हुआ था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब से ये कल्पना की गई थी कि हम ये डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे। पर वो लागू नहीं हो पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस। बट वाजपेयी जी तक आते-आते वो स्टेबिलिटी मिल चुकी थी। थर्ड टर्म में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब ये क्लियर था। आज की तारीख में सरकार ऑलमोस्ट ज़्यादातर फील्ड से डिसइन्वेस्ट कर चुकी है और प्राइवेट सेक्टर को पुश किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर दैट शुड बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बदलाव लाया जाए। साथों के साथों हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। हाईवे, रोडवेज, एनर्जी, मैंने बताया एजुकेशन, हेल्थ, उस सेक्टर के ऊपर काम करेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसी बेसिस के रूप में जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग थे, बाल्को, है ना, एल्यूमीनियम कंपनी थी, आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बीएसएनएल, टेलीकॉम की, बोले हटाओ इन सबको, प्राइवेटाइजेशन करो। ऊपर से हमारी जो ऑयल मेकिंग कंपनीज़ है, उसमें क्रॉस परचेज़ किया गया। सरकार ने कहा कि हम, है ना, एक काम करो, तुम एक-दूसरे के शेयर खरीद लो। तो क्या होगा कि एक-दूसरे के शेयर खरीदोगे, पैसा इन्फ्लक्स होगा। और जैसे ओएनजीसी ने बीपीसीएल के शेयर खरीद लिए, गेल ने ओएनजीसी के शेयर खरीदे, गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, इसको क्रॉस परचेज कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसके कारण कैपिटल इन्फ्यूज हुआ और सबका विश्वास बढ़ा एक दूसरों के प्रति भी सर, है ना, समझे। इससे प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है इनको भी काफी विल फाइंड की कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस तरह के आपको चीजें देखने को मिलती है। भारत ने, वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बड़ा क्राइसिस हो रहा था। कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज चल रहे थे। हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बहुत कमी हुआ करती थी। आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, आज की तारीख में वी विल फाइंड कि अब एक्सप्रेसवे शुरू हो गए हैं। इसकी फाउंडेशन नितिन गडकरी जी ने ही तब डाली थी। एनडीए 1.0 जब वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इनके समय पे ही नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत की गई थी। और कहा गया था कि भारत के 4 मुख्य कैपिटल जो फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दो। यहाँ से ही एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। जैसे आज की तारीख में हम लोग हज़ारों किलोमीटर के एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, उसकी फाउंडेशन वाजपेयी जी के समय पे हुई थी। वाजपेयी जी को बड़ी चिंता थी कि भई देखो, भारत के देश के अंदर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो भाई भारत का विकास कैसे होगा? हम जब इकोनॉमी को पुश करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी हो पाएँगे। भारत के ग्रामीण विस्तार के विकास को लेके चिंता थी। कहा कि 500 लोग अगर जो गाँव में रह रहे हैं, अगर पहाड़ी विस्तार में गाँव है तो 200 लोगों का गाँव होगा ना, हार्डली 200 पीपल, तो भी उनको पक्की सड़क बना के देंगे। आप सोच सकते हो, एक योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, साहब 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा रोड वहाँ पे बन चुके हैं आज की तारीख में। अभी भी ये योजना चल रही है। मिनिमम क्राइटेरिया डाला गया था 500 पीपल इन अ विलेज, इफ अ विलेज इज हैविंग 500 पीपल इन प्लेन्स and if they are living in hilly areas 200 people. In some villages there was given an exemption of 100 people. अगर 100 लोग भी एक गांव में रह रहे हैं ना साहब, मैं तुमको रास्ता बना के दे दूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम भी क्या दिया, पीएमजीएसवाई। अपने नाम नहीं दिया, अपना नाम देना है तो दे सकते थे। वो कहा कि नहीं, आई वांट टू गिव पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर चले गए हैं। हम आएंगे जाएंगे, ये योजनाएं चलनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली भारत के ग्रामीण विस्तार की कनेक्टिविटी होगी। हाईवे की कनेक्टिविटी दी, रोडवेज की कनेक्टिविटी दी, इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी की, टेलीविजन की और टेलीकॉम की क्रांति करवा दी। 2002 के बाद अगर आप देखिए, भारत में ये जो नई टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस निकल के आया, खास करके टेलीकॉम का दौर शुरू होता है, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को बढ़ावा दिया गया। बोले कब तक हम सरकारी कंपनीज के आधारित ही सेवाएं देते रहेंगे? इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी लोगों के अंदर वी विल सी की अपॉर्चुनिटीज है मार्केट बनाने की। लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इनटू द पिक्चर। आईटी पॉलिसीज हमारी बदलनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट इसी साल में पास हुआ, 2002 में आईटी एक्ट। आप देखिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने आईटी एक्ट पास किया 2002 का, भारत में इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम किया और नई टेलीकॉम पॉलिसी लेके आए। ये नई टेलीकॉम पॉलिसी के थ्रू इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में आपको घर-घर इंटरनेट देखने को मिल रहा है, अफोर्डेबल इंटरनेट देखने को मिल रहा है, उसकी फाउंडेशन कहीं न कहीं वाजपेयी जी के समय पे थी। वही गाँव के अंदर कनेक्टिविटी हो रही थी तो मैंने बताया पीएमजीएसवाई आया। वैसे ही हाईवे कनेक्टिविटी के रूप में आज सैकड़ों लाखों किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन गए हैं इस देश के अंदर। उसकी फाउंडेशन भी कहीं न कहीं वाजपेयी जी के कार्यकाल के अंदर आपको मिलेगी।
तो ओवरऑल स्थिति आपको ये देखने को मिल रही है कि वाजपेयी जी 1998 से लेके या 1999 से लेके 2004 तक जिस तरह से अपना कार्यकाल चलाते हैं और उन्होंने जब अपने साथियों के साथ भी कंसल्ट किया, डिस्कशन किया, आडवाणी जी उनके साथी थे, है ना? तो प्लान यही था कि भई देखो एक काम करते हैं, पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी। हमने इतना काम किया है इकोनॉमी में, वेलफेयर में, है ना? उद्धार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, है ना? जीएसटी-वीएसटी की कल्पना की है। तो रिफॉर्म्स किए, इंडिया को स्टेबिलाइज़ किए, अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे किए, एलपीजी के अंदर पुश किया है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमें तो अच्छा रिज़ल्ट मिलना चाहिए, परिणाम कुछ और आया। 2004 में इन्होंने सरकार को या लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। मई अक्टूबर 2004 में ऑफिशियल इलेक्शन होने थे, क्योंकि अक्टूबर 1999 में इनकी पहली बार सरकार बनी थी, 5 साल पहले। इन्होंने 6 महीने पहले लोकसभा डिसॉल्व की, है ना, एनडीए 1 ने, वाजपेयी जी तब प्राइम मिनिस्टर, और कहा कि लेट अस गो इनटू द इलेक्शन 6 मंथ्स अर्ली, 6 महीने जल्दी खत्म करते हैं, साढ़े 4 महीने में, साढ़े 4 साल में ही। और इस तरह से 4 एंड हाफ ईयर्स की गैप में इन्होंने वीएलसी की लोकसभा को डिसॉल्व की, 6 महीने अर्ली। और इनका प्लान ये था कि वी विल कम टू नो कि हम जीतेंगे। इलेक्शंस हुए मई 2004 में, है ना? करीबन 1 महीने इलेक्शंस चलते अप्रैल-मई में, और उसके बाद वी विल फाइंड एनडीए हार गया, सरप्राइजिंगली। लोगों ने कहा ऐसा कैसे? है ना? तो उस टाइम पे कैंपेन हुआ था इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है सर, ओके। पर ग्राउंड के ऊपर परिस्थिति पता नहीं, लोगों को कुछ और चीज़ें पसंद थी, कनेक्टिविटी के और भी इश्यूज़ थे। और जैसा भी हो, लोगों ने वाजपेयी जी को नहीं बुलाया था अपनी बेसिकली काइंड ऑफ आइडिया से। और इसी का ही परिणाम था कि 2004 के बाद मनमोहन सिंह जब पीएम बनते हैं, तो पूरा का पूरा वी विल फाइंड की जो लेगेसी है, वो लेगेसी वी विल कम टू नो कि वाजपेयी जी की ही कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर रिफॉर्म्स भी डालेंगे। जैसे पीएमजीएसवाई चलता रहा, हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चलता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कराते रहे, जीएसटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम केएम मनी कमिटी लेके आए, वही चीज़ आपको मिलती है। टेलीकॉम में रिवॉल्यूशन चलता रहा। तो ओवरऑल वी विल फाइंड कि भले देश का प्रधानमंत्री बदल गया, पर नीति के हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो प्रोमिनेंटली वी विल फाइंड की लेगेसी के रूप में वाजपेयी जी की अडॉप्ट की गई थी। और वही चीज़ 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, तो उन्होंने भी उसको ही कंटिन्यू रखा। आप देखिए एनडीए 1.0 में जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री या मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, 98 से 99 से 2004 में, तब नितिन गडकरी जी तभी भी उनके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के रूप में थोड़ा काम किया था। आज भी आपको हम देखो देखने को मिल रहा है कि गडकरी जी फिर से वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि वाजपेयी जी ने लोगों को पोटेंशियल के रूप में देखा था कि इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इनको आगे पुश करो एक डिपार्टमेंट चला के। और दिस इज हाउ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेके जो चिंता उस पीरियड में थी, आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है। वहाँ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। पर ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेके चिंता थी वो खत्म हो गई। एयरलाइन्स आ गई, एयरपोर्ट्स आ गए, रेलवे कनेक्टिविटी आ गई, अरुणाचल तक आ गई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। कनेक्टिविटी में वी विल फाइंड कि आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेके प्रावधान किए जा रहे हैं, तो अब चीज़ें बदल रही हैं। तो कहीं न कहीं वाजपेयी जी का योगदान था। इनफैक्ट 2004 में चुनाव हारने के बाद वाजपेयी जी ने फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली और कहा कि हम अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं आगे एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएँगे। इस तरह से 2004 के बाद 2005 में तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, फिर आरोग्य भी उनका खत्म होता रहा। 2008-9 में तो उनको स्ट्रोक भी आया और उसके बाद वो धीरे-धीरे वी विल कम टू नो कि बैकग्राउंड में चले गए। बट उनकी सेवा और उनकी भूमिका आगे जो देश के निर्माण के अंदर जो थी वो अद्भुत रही है। और इसी का ही परिणाम था कि 2009 में तो वी विल फाइंड कि आडवाणी जी एक फेस बन के आए। 2014 में जब वी विल कम टू नो कि नरेंद्र मोदी जब पीएम बनते हैं तो इनके नाम की योजना भी चलाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की अमृत करके एक योजना आई थी, अमृत, AMRUT, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन की जो पहली नींव जो थी, आप देखोगे वो वाजपेयी जी के समय पे पीक के ऊपर जा रही थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करवाया गया कि भई देखो हम करेंगे सर, ओके। और इसी का ही परिणाम था कि इनके लिए फिर भारत रत्न अवार्ड दिया गया सर, ओके। 2014 के 23 दिसंबर में इनके बर्थडे के 2 दिन पहले। इनफैक्ट बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति महोदय
जो अवॉर्डी हैं उनके वहाँ जाके उनको अवार्ड पहनाते हैं। वाजपेयी जी बेड रिडन थे, उस पीरियड में उनको पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था और इसी के कारण विल कम टू नो कि तब के तत्कालीन प्रेसिडेंट साहब हमारे सर, ओके, प्रणब मुखर्जी जी, है ना, समझे, वो वाजपेयी जी के वहाँ गए और उनको भारत रत्न का अवार्ड और जो ऑनर जो देना चाहिए था वो दिया सर, ओके। बहुत रेयर केस में ये होता है क्योंकि नॉर्मली ऐसे फंक्शंस तो राष्ट्रपति महोदय के जो राष्ट्रपति हमारा जो भवन है वहाँ पे ही होंगे। पर ये आदर था, सम्मान था वाजपेयी जी के लिए और इन्हीं के आदर सम्मान में आज ही के दिन क्योंकि 25 दिसंबर 2014 में इनका जो बर्थडे आया, तब सरकार ने डिसाइड किया कि हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और इस तरह से क्योंकि वाजपेयी जी के द्वारा जो विज़न थी, जो स्टेट्समैनशिप थी, गवर्नेंस के बेसिकली 8 सिद्धांत है गुड गवर्नेंस के। क्या है? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पांसिबिलिटी, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, एफिशिएंट होना चाहिए। ये 8 सिद्धांत बेसिकली वाजपेयी जी के शासन में आपको हर ऐसे देखने को मिलते हैं। रिजाइन कर दिया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी के चक्कर में। कहा कि भई देखो हमसे कुछ गलत नहीं होगा और हम कर रहे हैं तो उसके पहले रिजाइन कर देंगे। हम पार्टिसिपेटरी है, लोगों का पूछा, लोगों से 3 बार संवाद करके तब जाके बना, कंसेंसस लेके किया गया है। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये पता चलता है कि वाजपेयी जी के दिन ही गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि उनका कार्यकाल वैसा रहा है, उनका अभिगम वैसा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है। और इसी के दिन वी विल फाइंड कि 2014 से हम लोग गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत सरकार 25 दिसंबर एवरी ईयर गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करती है। आज भी वही पावन अवसर है जिसके लिए हम लोग वाजपेयी जी की आज पूरी लाइफ जर्नी को डिस्कस किया। इस स्टेट्समैन को, इस महानायक को हमने 2018 में घुमाया, तबीयत इनकी और खराब हो गई थी बाय दैट टाइम और बेड रिडन हो गए थे और 16 अगस्त 2018 के दिन इनकी मृत्यु हुई। जाते-जाते वाजपेयी जी के ये शब्द बड़े याद आते हैं, जब उन्होंने संसद से त्यागपत्र दिया था, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते समय, तब उन्होंने कहा था कि सरकारें आएगी और जाएगी, पार्टियाँ बनेगी और बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। द गवर्नमेंट विल कम एंड गो, द पार्टीज विल कम एंड फॉल, है ना, सब कुछ होगा बट नथिंग बिगर देन माय नेशन, नथिंग बिगर देन माय कंट्री। इनकी कविता है भारत को लेके, इनकी भारत को लेके कल्पना है। ये कहते हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय का मस्तक है, कश्मीर की किरट है। हिमालय का मस्तक है, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है ना, कि हिमालय हमारा मस्तक है, कश्मीर हमारी किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जांघें हैं सर, हमारे पैर है सर, ओके, जगह है सर, ओके ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो कहते हैं कि पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जगहें हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग परखता है ना, सागर जो है इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जो व्यक्ति इस भारत को राष्ट्र पुरुष के रूप में पहचानते हैं, इसी राष्ट्र पुरुष को हम सत सत नमन करते हैं और आज के इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड गवर्नेंस डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं और अटल बिहारी वाजपेयी के बोल को फिर से दोहराते हुए यही कहेंगे कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन अ डेमोक्रेसी, उसमें कोई नवीनता नहीं है, पर नथिंग शुड बी बिगर देन द कंट्री एंड द नेशन। यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। आज एक क्विज हमने रखा है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ही, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी, ज़रूर से अटेंड करिएगा। ये क्विज गुड गवर्नेंस के ऊपर है, सरकार की स्कीमों के ऊपर है, करंट अफेयर्स के ऊपर है। नॉट नेसेसरीली इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वाजपेयी ओनली, बट आई वांट कि आप ये क्विज में पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत मज़ा आएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। और ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको एक और सेशन के साथ मिलूँगा अगले महीने, जब एक और ऐसे ही महापुरुष की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।